नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 861, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी। और कैसे? जाहिर है मैं उड़कर ही आया हूँ, ये यून ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने तियान युआन लोक में वर्षों का अनुभव किया था और इतनी जल्दी परिपक्व होने का कारण 12 स्वर्गों से प्राप्त विरासत और बैंगनी क्रिस्टल थे। इनसे ये यून का ज्ञान बहुत बढ़ गया था। इनके बिना केवल तेज साधना गति होना ही किसी साधना तकनीक के बिना बेकार था। छोटी यून, ताया दिव्य नगर कैसा है? हमारे गुरु ग्रैंड मास्टर युएहुआ कैसे हैं? युएहुआ को वर्षों पहले हुए उस भयानक राक्षसी आक्रमण की याद आ गई। वह भी उस समय ताया दिव्य राज्य छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह ग्रैंड मास्टर युएहुआ और ताया दिव्य नगर के कुछ अन्य लोगों के बारे में अभी चिंतित थी। हालांकि उस समय लुओहुआ की पहचान गोपनीय थी और लुओ वंश के शत्रुओं की निचली शक्तियों तक पहुंच चुकी थी, इसलिए लुओहुआ को लुओ वंश से संबंधित शक्तियों का उपयोग करने की मनाही थी। उसने ताया दिव्य नगर में लगभग कभी युद्ध नहीं लड़ा था। लुओहुआ ने केवल एक बार ही इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया था, और वह भी ये उनका इलाज करने के लिए। उस समय ये उनने गोल्डन क्रो टोटेम का इस्तेमाल किया था, जिस पर उसने अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध के दौरान उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई। लुओहुआ ने अपनी प्राचीन फे रक्तरेखा की शक्तियों के एक छोटे से हिस्से का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में ये यून की रक्तरेखा को ठीक करने में मदद की, जिससे वह युद्ध के मैदान में वापस लौट सका। इस बात की जानकारी केवल ये यून को थी। ये यून ने अपनी आवाज प्रसारित करते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। ग्रैंडमास्टर युहुआ और ताया डिवाइन सिटी के एल्डर्स अंततः सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। अब तियान युआन दुनिया भी शांतिपूर्ण है। ये यून जानती थी कि लुओहुआ देखने में घमंडी और नखरीली लग सकती है, लेकिन असल में वह बहुत दयालु हृदय की थी। अगर तुलना की जाए तो ताया दिव्य नगर के लोगों को लुओहुआ के सामने चींटियों के समान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा है, लुओहुआ मुस्कुराए। उस समय मैं जल्दबाजी में निकली और 10,000 परियों के स्वर्ग में लौट आए। मैं युद्ध में उलझ गई, जहां मुझे इधर उधर भागना पड़ा। एक मुश्किल जीत के बाद मैं सिंहासन की इस लड़ाई में फंस गई। ये बहुत परेशान करने वाला है, लुओहुआ ने उदास बिल्ली के बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए कहा। हालांकि ये यून ने लुओहुआ को बिना ज्यादा सोचे समझे ये कहते हुए देखा, लेकिन वह समझ गया कि उसकी कहानी के पीछे काफी दुख छिपा हुआ है। हालांकि लुओहुआ के बेफिक्र स्वभाव के कारण उसने इन बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। क्या तुम सिंहासन नहीं चाहते? ये यून ने पूछा। इसकी जरूरत किसे है? लुओहुआ ने गुस्से से कहा। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने उदास होकर कहा, बात बस इतनी है कि माँ चाहती है कि मैं इसके लिए दावेदारी करूं, इसलिए मुझे करना ही होगा। अगर क्रिम्सन फर्मेंट सिंहासन पर आसीन हो जाता है तो माँ और मैं, खासकर माँ, बहुत बुरी स्थिति में होंगे। अगर मैं सर्वोच्च हस्ती बन जाती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अभी मुझे इसमें कई साल लगेंगे, और इस दौरान कौन जाने कहीं लुओ वंश फिर से युद्ध न छेड़ दे। 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले लुओ वंश में जो युद्ध छिड़ा था उसे बड़ी मुश्किल से जीता गया था, लेकिन वे दुश्मन को केवल पीछे धकेलने में ही सफल रहे थे। चूंकि वे दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए दुश्मन के फिर से वापसी करने की पूरी संभावना थी। यदि वृद्ध सम्राट लुओ जीवित होते तो स्थिति ठीक होती, लेकिन यदि उनका देहांत हो जाता तो प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट महारानी जुवान के परिवार को सर्वोच्च सेनापति के पद के साथ युद्ध में बलिदान के रूप में भेज सकते थे। लुओ वंश का युद्ध, तुम्हारा शत्रु कौन है? ये यून दशकों पहले हुए उस युद्ध के बारे में हमेशा से सुनती आ रही थी, जिसमें लुओ वंश को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब तक ये यून को दुश्मन के मूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दुश्मन फे फैंसम संप्रदाय है, जो 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग में व्याप्त एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। इसका मुख्यालय सिंखोल में है, और ऐसी अफवाह है कि फे फैंसम संप्रदाय के पास बर्फ में पूरी तरह से सीलबंद एक प्राचीन फे का शव है। इसके अलावा ये वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली प्राचीन फे था, एक संपूर्ण प्राचीन परी का शव। ये सुनकर ये यून थोड़ा चौंक गया। एक संपूर्ण प्राचीन परी का शव किस प्रकार के धन का प्रतीक हो सकता है? यदि कोई संपूर्ण प्राचीन परी का शव प्राप्त कर ले तो संभावनाएं अकल्पनीय होंगी। देखने से तो ऐसा लगता है कि फे फैंसम सेक्ट लुओ कबीले से ज्यादा शक्तिशाली था। लुओहुआ ने ये उनके विचारों को भांपते हुए कहा, फे फैंसम संप्रदाय हमारे लुओ कबीले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है और हमारे लुओ कबीले का युद्ध उनमें से एकमात्र है। उस समय हमारे लुओ कबीले ने फे फैंसम संप्रदाय से मिलकर लड़ने के लिए 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग के कई अन्य बड़े कबीलों के साथ गठबंधन भी किया था। फे फैंसम संप्रदाय का बहुत प्रभाव है। यह असंख्य विशाल लोगों को नियंत्रित करता है और इसके अनगिनत सहायक संगठन हैं। वे फे दानव कठपुतलियों को परिष्कृत करते हैं और उन्हें बड़े पारिवारिक कुलों को उनके उपयोग के लिए बेचते हैं। कई खरीदार अन्य एम्पायरियन स्वर्गों से आते हैं। जैसे ही लुओहुआ बोल रही थी, उड़ते हुए चील की सीटी जैसी चीख सुनाई दी। आसमान में ऊंचाई पर एक विशालकाय नीले रंग का पेन पक्षी आ पहुंचा। नीले रंग का पेन पक्षी आकाश में चक्कर लगा रहा था और सेवकों के साथ बैंगनी वस्त्र पहने एक व्यक्ति पेन पक्षी से सीधे नीचे उतरा। पर्वतीय हवाओं में उस व्यक्ति के वस्त्र लहरा रहे थे। उसके चारों ओर बैंगनी आभा फैल रही थी, मानो कोई देवता अवतरित हुआ हो। वह देखने में लगभग 20 वर्ष का लग रहा था और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसका जीवन रक्त एकाग्र था और ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ हो। उससे एक दुर्जय आभा निकलती थी।
प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को देखकर उपस्थित अभिजात वर्ग ने जोर से कहा। इस क्षण रान जुएई और डोंगलिन यू जैसे लोग भी तुरंत आगे बढ़ने के लिए खड़े हो गए। क्या वह प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट थे? इस व्यक्ति को देखकर ये यून थोड़ा अचंभित रह गई। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने वास्तव में उसे एक अथाह अनुभूति प्रदान की। वास्तव में प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट हजारों वर्षों से साधना कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रतिभा का उल्लेख किए बिना भी उनकी ताकत अकेले ही लुओ हुआ एर की ताकत से कहीं अधिक होगी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के बगल में एक खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और त्वचा गोरी और मलाई जैसी सफेद थी। उसके सिर पर लोमड़ी जैसे कान थे और उसकी हर हरकत से मानो चांदी की किरणें निकलती थीं जो उसके चारों ओर चांदी जैसी चमक के साथ नाचती थीं। इस महिला को देखकर वहां मौजूद सभी कुलीन लोग दबे स्वर में भयभीत हो गए। किसी ने कहा, ये तो बिजली के क्षेत्र की राजकुमारी श्वेत लोमड़ी है। अफवाह थी कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और राजकुमार लाल आकाश के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन ये तो सिर्फ अफवाहें थीं। किसने सोचा था कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी आज राजकुमार लाल आकाश के साथ भोज में आ रही है? कहीं ये दोनों अब एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में तो नहीं है और दाव के साथी बनने वाले तो नहीं है? लाइटनिंग डोमेन की राजकुमारी व्हाइट फॉक्स में प्राचीन फेनो पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का रक्त है, साथ ही लाइटनिंग स्पिरिट का शरीर भी है। यदि वह प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के साथ साझेदारी करने को तैयार है तो यह वास्तव में समान स्तर का मुकाबला होगा। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जब लोग आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे तो वे प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को सम्मान के साथ साथ मिश्रित भावनाओं से देख रहे थे। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट स्वयं एक अनमोल रत्न थे जिनके पास लुओ वंश के सिंहासन पर आसीन होने की अपार संभावनाएं थीं। उनकी असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली वंश के अलावा यदि वे राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से विवाह कर लें, जो बिजली की आत्मा से युक्त शरीर और 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के वंश वाली एक प्रतिभाशाली महिला थी, और उनके साथ युगल साधना करें तो उनका जीवन शिखर पर पहुंच जाएगा। यहां तक कि रान जुएई और डोंगलिन यू भी इसे देखकर ईर्ष्या करेंगे। वे शाही राजधानी के 4 महान युवा स्वामियों में से 2 थे और वे बेहद कुलीन थे, लेकिन प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की तुलना में वे अतुलनीय थे। जैसे ही प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट धीरे धीरे नीचे उतरा, आसमान में एक फीनिक्स की चीख गूंज उठी और सभी ने ऊपर की ओर देखा। उन्होंने आकाश में 9 नीले रंग के लुवान पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वे एक चमकदार रथ को खींच रहे थे जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो आकाश में चमक रहा था। जैसे ही दिव्य रथ आकाश में विचरण करने लगा, शून्य थोड़ा कांप उठा क्योंकि इसने कई लोगों के दिलों में उत्साह भर दिया। दिव्य रथ पर सवार होकर महारानी लुओ और महारानी जुवान, जो विश्व की 2 माताएं थीं जिनके हाथों में लुओ वंश का सारा धन था, एक साथ पहुंची। अचानक एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और हजारों रंगीन किरणें निकल आईं। लुओ ल्यूसिड पैलेस की दर्जनों दासियां आगे बढ़ी और दोनों पवित्र महारानियों का स्वागत करने के लिए झुक गईं। अध्याय 862 नियमों का पालन न करना। पवित्र महारानी लुओ सौंदर्य में अद्वितीय थीं, उनकी मोहक अदाएं बेजोड़ थीं। महारानी लुओ ने 9 फीनिक्स वाला हेयरपिन पहना था और उनके लंबे बाल आकाश में मंडराते उदास बादल की तरह कुंडलित थे। उन्होंने प्राचीन परिजीव की कढ़ाई वाला जैद का वस्त्र पहना था। उनकी शाही शान उनकी जन्मजात प्रतिभा थी, और उनके बगल में महारानी जुवान बैठी थी जिनका सुडौल शरीर किसी 16 वर्षीय युवती जैसा था। उम्र ने उनके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा था, जिससे उनकी युवावस्था और परिपक्व नारीत्व का आकर्षण उनके शरीर पर पूरी तरह से निखर रहा था। महारानी लुओ को हमारा नमन, महारानी जुवान को हमारा नमन। वहां मौजूद नौकरानियों और युवा अभिजात वर्ग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। दोनों पूजनीय महारानियां सम्मान के स्थानों की ओर बढ़ी, जिनमें महारानी लुओ दाहिनी ओर और महारानी जुवान बाईं ओर थी। लुओ वंश में दाहिनी ओर का स्थान सम्मान के स्थान से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस दृष्टि से महारानी लुओ का दर्जा महारानी जुवान से थोड़ा ऊंचा था। जुए, तुम भी आ गई हो। महारानी लुओ ने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को एक सौम्य और स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। स्पष्ट रूप से वह बिजली के क्षेत्र की राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से बहुत संतुष्ट थी। भोज की शुरुआत में उन्होंने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को सिर हिलाकर और मुस्कुराकर अभिवादन किया, जो शायद केवल बहुओं के लिए ही उचित व्यवहार था। ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी लुओ राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट का विवाह राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से कराने के लिए उत्सुक है। यदि ऐसा है तो राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट की स्थिति अधिक हो जाएगी। जब लोग आपस में इस बारे में बात करते थे तो वे प्रेम संबंधों में राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करते थे। महारानी लुओ और महारानी जुवान सम्मान की मुख्य सीटों पर बैठी थी, जबकि राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट और लुओ हुआर क्रमशः उनके दाहिनी और बाईं ओर बैठे थे। राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के पास ही राजकुमारी व्हाइट फॉक्स बैठी थी, लेकिन वे उनके साथ एक ही मेज पर नहीं बैठी थी, बल्कि वे सम्मान की मेज के बगल वाली मेज पर कुछ दूरी पर बैठी थी। ऐसा लगता था कि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वे ऐसे अवसर पर उनके बहुत करीब नहीं दिखना चाहती थी। ये तो कुछ खास नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वह महारानी लुओ हो, महारानी जुवान हो या प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट हो, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के ठीक सामने वाली सीट पर समरूप रूप से बैठे व्यक्ति को देखकर वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। लुओ वो एर के पास एक साधारण युवक बैठा था जो देखने में बेहद युवा लग रहा था। उसकी साधना का स्तर अभी अभी स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंचा था। ऐसे व्यक्ति की साधना अवधि 30-40 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी, और सबसे विचित्र बात यह थी कि वह एक इंसान था। ये यून। महारानी जुवान को तुरंत ही यून का ख्याल आया। केवल यही व्यक्ति उन सभी विशेषताओं से मेल खाता था, लेकिन ये यून अपनी बेटी के बगल में क्यों बैठी थी? यह असंभव था कि वह नियमों को समझे बिना बैठ गया हो। अगर ऐसा होता तो भोज में मौजूद वेटर खाली नहीं बैठे होते। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बेटी ने उसे वहां बैठने के लिए आमंत्रित किया हो? हालांकि महारानी जुवान को यह जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन कम से कम उन्हें ही उनकी पहचान के बारे में पता तो था।
लेकिन महारानी लुओ को तो ये यून की पहचान का बिल्कुल भी पता नहीं था। ये यून जैसे छोटे कद के व्यक्ति के लिए भले ही उसने सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, महारानी लुओ की नज़र में यह महत्वहीन था। फिर भी उन्होंने उस पर कुछ ध्यान दिया क्योंकि वह लुओ हुआ एर के बगल में बैठा था। महारानी लुओ ने गौर किया कि ये यून के कपड़े बिल्कुल बेजान थे, मानो उसका कोई निजी इतिहास ही न हो। लुओ हुआ ऐसे व्यक्ति को अपने पास क्यों बैठने देती? इसके अलावा यह कोई साधारण अवसर नहीं था। लुओ हुआर और ये यून के हर शब्द और कार्य को दरबारी द्वारा दर्ज किया जाता और सम्राट लुओ को सूचित किया जाता। प्रिय आकाशमंडल, ये युवक कौन है? महारानी लुओ ने राजकुमार क्रिम्सन आकाशमंडल को एक संदेश भेजा, माँ को जवाब देते हुए, अगर यह बच्चा गलत नहीं है तो वह व्यक्ति ही यून होना चाहिए। उसने माउंट अजूर बिलो के सामूहिक प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उसे 3 प्राचीन स्तंभों की मान्यता प्राप्त है, जिनमें से 2 शीतनिद्रा जागृति स्तर के हैं। ब्लैक विंड वैली में उसने मध्यवर्ती आत्मा रक्त सर्प को पकड़ लिया और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। वह सिस्टर पर्पल स्पिरिट के शिविर में है और राजकुमार पिंगलान ने उसकी सिफारिश की थी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने ये यून की पृष्ठभूमि और परिणामों के बारे में संक्षेप में बताकर महारानी लुओ को प्रसन्न किया। उनका पुत्र अत्यंत सजग था, जिससे वह बड़े मामलों को संभालने में सक्षम था। वह किसी भी व्यक्ति के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी रखता था, चाहे वह कोई मामूली किरदार ही क्यों न हो। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे कहे अनुसार ये उनको स्वर्ग का कोई वरदान नहीं माना जा सकता। वह तो बस एक युवा कुलीन है, इसलिए वह रैन और डोनलिन परिवार के उन 2 नौजवानों के बराबर भी बैठने के योग्य नहीं है। बैंगनी आत्मा के बगल में बैठने की तो बात ही छोड़ो, वह बैंगनी आत्मा बहुत ही मनमानी करती है। महारानी लुओ ने डोनलिन यू और रान जुएई की ओर देखते हुए दबे स्वर में सिर हिलाया। वे ये यून से नीचे की सीटों पर बैठे थे, इसलिए जब उन्होंने महारानी लुओ को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव आ गए। शायद वे समझ गए थे कि महारानी लुओ क्या देख रही हैं। ये यून के नीचे बैठना उनके लिए बेहद शर्मनाक था, लेकिन ये राजकुमारी पर्पल स्पिरिट द्वारा स्वीकृत था, तो वे और क्या कह सकते थे। महारानी लुओ ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। लुओ वंश की राजकुमारी का अपने बगल में बैठे एक साधारण से युवक के प्रति इतना मोहित होना नियमों के विरुद्ध तो नहीं था, लेकिन उपहास का पात्र जरूर बनता। विशेषकर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की उपस्थिति में वही उनको अपने बराबर की जगह पर बैठे देखकर क्या सोचेगी। माँ, पर्पल स्पिरिट बहन का स्वभाव हमेशा से ही नियम तोड़ने वाला रहा है। उसे रहने दो, पिताजी भी उसे लाड़ प्यार करते हैं, इसलिए अगर यह छोटी सी बात पिताजी तक भी पहुंच जाए तो वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने सम्राट लुओ के प्रति असंतोष भरे स्वर में कहा। सम्राट लुओ का पक्षपात किसी से छिपा नहीं था। यदि राजकुमारी पर्पल स्पिरिट के प्रति उनका पक्षपात न होता तो क्या सिंहासन पूरी तरह से क्रिम्सन फर्मेंट के हाथों में न होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मनमानी करती है, इससे हम खुद को शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं। महारानी लुओ ने अपनी आवाज प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को भेजी और महारानी जुबान की ओर देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उनके बेटे प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को साथ लाए थे और वे उनके साथ मुख्य सीटों पर बैठे थे। अपनी बेटी को देखो, वह किस तरह के व्यक्ति के साथ बैठी है। कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, हमारे सभी सम्मानित युवा अभिजात वर्ग, मैंने इस भोज का आयोजन किया है और आप सभी को स्वागत के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। मेरी कामना है कि आगामी लुओ दिव्य हॉल परीक्षाओं में आप सभी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और हमारे लुओ वंश के लिए एक उज्जवल भविष्य ला सके। भोज की मेजबान होने के नाते महारानी लुओ को भाषण देना था। वहीं ये यून ने उनकी बात को तुरंत अनसुना कर दिया। सभी ने टोस्ट के लिए अपने प्याले उठाए। ये यून ने भी ऐसा ही किया और उसने सुगंधित आध्यात्मिक शराब पी। यह अज्ञात था कि शराब कैसे बनाई गई थी, क्योंकि इसका स्वाद तो लाजवाब था ही, साथ ही इससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसे अपने रक्त में शक्ति का संचार भी महसूस हुआ। ये बढ़िया शराब थी जो शायद बेहद महंगी थी और उसके सामने रखा भोजन बहुमूल्य सामग्रियों से बना था। इसे खाने से उसकी साधना और जीवन शक्ति में वृद्धि हुई। ये यून ने अनुमान लगाया कि केवल इस छोटी सी मेज पर रखे व्यंजनों की कीमत ही कुछ 100 या शायद कुछ हजार विश्व पत्थरों के बराबर होगी। लिया के उस दर्द भरे भाव को याद करते हुए जब उसे 100 से अधिक विश्व पत्थरों का उत्पादन करना पड़ा था, ये यून को लगा कि उसने इस भोज में आकर समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल था, फिर भी वह धनी नहीं था। इस भोज में आने के कारण वह इस सोच के साथ आया था कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह स्वादिष्ट भोजन और पेय से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए यह आध्यात्मिक शराब और भोजन जल्दी ही यून के पेट में उतर गया। ये यून को बेफिक्री से खाते देख रान जुएई और डोनलिन यू प्रभावित हुए। तुम कितने साहसी हो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि महारानी लुओ ने थोड़ी देर पहले तुम पर ध्यान दिया था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मध्य में तीसरे सबसे ऊंचे स्थान पर बैठना कांटों के गैदों पर बैठने जैसा है? अध्याय 863 शक्ति प्रदर्शन। रान जुएई और डोनलिन यू दोनों को लगा कि अगर वे इतनी खास जगह पर बैठे, खासकर अगर वे लुओ हुआर के बगल में हो, तो वे अपनी सीटों के 1/3 हिस्से पर ही बैठेंगे और एकदम सीधी पीठ करके बैठेंगे। वे पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ भी खाने को न मिले, और अगर खा भी ले तो बहुत थोड़ी मात्रा में। वे खाते समय अपने दांत नहीं दिखाएंगे और चबाते समय कोई आवाज नहीं करेंगे। अगर वे शराब पिए तो प्याला दोनों हाथों से पकड़कर आदरपूर्वक पिएंगे। इसके अलावा अगर महारानियों के पास शराब का प्याला न हो तो वे उनके प्याले को नहीं छुएंगे। लेकिन ये उनको देखकर ऐसा लगता था मानो वह जय हो। वह निवाले भर भर कर खाना खा रहा था। जो भी व्यंजन सबसे लजीज या सबसे समृद्ध युवांची वाला होता वह उसे खा लेता। शराब की बात करें तो ऐसा लगता था मानो उसे ज्यादा खाने से दम घुटने का डर हो। वह खाते खाते शराब पीता था और शराब का इस्तेमाल खाने को पचाने के लिए करता था। ये सचमुच एक गंवार के लक्षणों का एकदम सटीक प्रदर्शन था। सौभाग्यवश महारानी लुओ का संयम सराहनीय था।
वहां एक उपद्रवी व्यक्ति बैठा था जिसे नियमों का स्पष्ट ज्ञान नहीं था और वह हंगामा कर रहा था, फिर भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। छोटे यून, क्या तुम किसी भूखे भूत का पुनर्जन्म हो? तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? ये यून की हरकतों से लुओ हुआ एर को हंसी आ रही थी और वह हंसना चाहती थी, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने अपनी सुरुचिपूर्ण और आलीशान छवि बनाए रखी। लुओ हुआ एर को ऐसे मौके बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये बहुत उबाऊ होते थे और उसे लगातार शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता था। ये यून से बातें करके अपना मनोरंजन करना कहीं बेहतर था। चूंकि महारानी लुओ हमारा आतिथ्य सत्कार कर रही है और वह आपकी कट्टर शत्रु हैं और उन्होंने इतना अच्छा आध्यात्मिक भोजन परोसा है, तो मैं भी इसे खा लूं। इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये यून ने यह संदेश ऐसे भेजा मानो यह कोई स्वाभाविक बात हो। उनके लहजे से महारानी लुओ के प्रति किसी प्रकार का भय या सम्मान स्पष्ट रूप से नहीं झलक रहा था। हे, अगर तुम उसे पूरी तरह से खाकर कंगाल कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, उस बुढ़िया को मत देखो जो मानो दुनिया की माँ हो, असल में वह बहुत ही बुरी है। राजमहल में लुओ हुआ एर पर कई तरह से पाबंदियां थीं, इसलिए वह बेवजह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। अब आखिरकार उसे एक दोस्त मिल गया था, इसलिए लुओ हुआ एर को बोलने में कोई झिझक नहीं थी। पहले लुओ हुआ का सामना कई ऐसे लोगों से हुआ था जो महारानी लुओ, महारानी जुवान और खुद उनके प्रति बेहद आदरपूर्ण थे। वे इतने आज्ञाकारी थे कि लुओ हुआ चाहती थी कि उनकी आंखें जमीन पर गिर जाएं और उनकी कमर झींगा मछली की तरह झुकी रहे। लुओ हुआ को ये यून, जो उन्हीं की तरह नियमों की परवाह नहीं करती थी, बहुत पसंद आए, मानो उन्हें कोई भरोसेमंद दोस्त मिल गया हो। जैसे ही ये यून और लुओ हुआ एर युआन क्यूई वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बातचीत करने लगे, दूसरी तरफ भोज का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं था। महारानी जुवान महारानी लुओ के इस भोज के आयोजन के उद्देश्य को भली भांति जानती थी। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती थी और लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा अभिजात वर्ग को यह बताना चाहती थी कि लुओ वंश की असली जननी कौन है। इस प्रकार अधिक से अधिक युवा अभिजात वर्ग महारानी लुओ के वंश में शामिल होना चाहेंगे और महारानी जुवान से मुंह मोड़ लेंगे। मैंने सुना है कि छोटी बहन आपके परिवार से काफी लोगों को हमारे लुओ वंश के लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लाई हैं। खासकर जुवान जुन्युए, मैंने सुना है कि वह वर्तमान जुवान परिवार की पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्यारे भतीजे जुन्युए से मेरी मुलाकात क्यों नहीं हुई? मुझे याद है मैंने उन्हें भी निमंत्रण भेजा था, महारानी लुओ ने अचानक महारानी जुवान से कहा। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोग उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। जुवान जुन्युए जुवान परिवार की युवा पीढ़ी में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। रान जुएई और डोंगलिन यू की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा कहीं अधिक थी। उन्हें राजधानियों के 4 महान युवा स्वामियों में स्थान नहीं दिया गया था क्योंकि जुवान परिवार राजधानियों में स्थित नहीं था। महारानी जुवान मुस्कुराई और बोली, जुन्युए अभी भी एकांत साधना में है और अगले कुछ दिनों तक वह घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। वह लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। महारानी जुवान ने सवाल को टालने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। जाहिर है जुवान जुन्युए एकांतवास में नहीं थे। उस समय वे लुओ हुआ के महल गए थे और उन्हें खबर दी थी। हालांकि महारानी जुवान ने जुवान जुन्युए को महारानी लुओ द्वारा आयोजित भोज में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसका कारण ये था कि महारानी जुवान अच्छी तरह जानती थी कि महारानी लुओ भोज में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती थी और संभवतः वह जुवान जुन्युए को अपने शिकारों में से एक के रूप में चुनकर शुरुआत करेगी। जुवान जुन्युए जुवान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थे और उन्हें परिवार के प्रमुख सितारों में से एक माना जाता था। यदि महारानी लुओ भोज में जुवान जुन्युए को निशाना बनाती तो जुवान जुन्युए की हार से महारानी जुवान के खेमे की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होता। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं से पहले महारानी जुवान किसी भी कीमत पर कुछ भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी वास्तविक स्थिति से कमजोर दिखकर और युद्ध से बचकर सीधे हारने की तुलना में ये कहीं बेहतर था। एकांत प्रशिक्षण। मुझे लगता है कि भाई जुन्युए डर के मारे नहीं आए। इसी क्षण एक तेज आवाज गूंजी। सभी ने हैरानी से अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने यह बात कही थी। वह व्यक्ति राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से एक तल नीचे बैठा था। वह पद लगभग रान जुएई और डोंगलिन यू के समकक्ष था और इसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता था। मेज पर 2 लोग बैठे थे, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का शरीर दुबला पतला था, मानो किसी बच्चे का हो, जबकि पुरुष युवा मांसल और हट्टा कट्टा था। उसने लाल रंग का कवच पहन रखा था और उसकी आवाज ढोल की थाप जैसी थी जिसमें एक बुलंद स्वर था। जिस व्यक्ति ने खुलेआम जुवान जुन्युए का मजाक उड़ाया था वह यही हट्टा कट्टा युवक था। महारानी जुवान ने भौहें चढ़ाईं। अपने रुतबे के बावजूद वह कैसे किसी कनिष्ठ व्यक्ति को इस भोज में उनका अनादर करने दे सकती थी। हालांकि महारानी जुवान के एक शब्द बोलने से पहले ही महारानी लुओ ने अपना मुंह खोलकर उस व्यक्ति को फटकार लगाई। लुओ कुई, मैं महारानी जुवान से बात कर रही हूं, तुम्हें बीच में बोलने का कोई कारण नहीं है। महारानी लुओ की आवाज कठोर थी और वह महारानी जुवान से भी तेज थी। उनका कथन ऐसा लग रहा था मानो वह लुओ कुई को फटकार रही हो, लेकिन वास्तव में वह महारानी जुवान को चुप कराना चाहती थी। फटकार सुनना कोई मामूली बात नहीं थी। यह भी संभव है कि लुओ कुई ने महारानी लुओ की ओर से यह बयान दिया हो। मेजबान होने के नाते वह कुछ बातें नहीं कह सकती थी। एक उतावले और लापरवाह कनिष्ठ को ऐसे शब्द कहने देने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इससे महारानी जुवान के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा प्रभाव पड़ा। वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग ने तुरंत महसूस किया कि भोज में बारूद की गंध फैलने लगी है। दरअसल महारानी लुओ और महारानी जुवान कट्टर शत्रु थीं। ऐसे में एक भोज में उनका शांतिपूर्वक उपस्थित होना कैसे संभव था। हालांकि महारानी जुवान ने चतुराई से काम लिया और जानबूझकर जुवान जुन्युए को समारोह में शामिल होने से रोक दिया ताकि किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचा जा सके। हालांकि यह एक चतुर चाल थी, लेकिन महारानी जुवान व्यावहारिक रूप से महारानी लुओ से मामूली अंतर से हार चुकी थी।
ये यून ने अपना मुंह पोंछा और लुओ कुई की ओर देखा। उसका साधना स्तर परिपूर्ण स्वर्ग आरोहण स्तर पर था। उसके पास युआनची की गहरी नींव और एक जबरदस्त वंश था। उसकी ताकत अथाह थी। ये यून ने उसका यही मूल्यांकन किया था। जिस जुबान जुन्युए का जिक्र हुआ था, क्या वह उस बड़े आदमी को नहीं हरा सकती? ये यून ने वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए लुओ हुआए से पूछा। लुओ हुआ ने गुस्से में कहा, यह तो पक्का नहीं है कि वह उसे हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे और माँ के पीछे लोगों की संख्या बहुत कम है। सबसे ताकतवर तो जुबान जुन्युए है, लेकिन महारानी लुओ के साथ तो बहुत सारे लोग हैं। लुओ कुई तो उनमें से एक है। अगर हम सच में आमने सामने आ गए तो हमारी हार निश्चित है। मैं समझ गया। ये यून समझ गया कि कहावत के अनुसार दो मुट्ठियां चार हाथों पर भारी पड़ सकती हैं। अधिक लोग होना हमेशा फायदेमंद होता है। महारानी जुबान और लुओ हुआ एर की नींव आखिरकार बहुत कमजोर थी। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि महारानी लुओ इस भोज का उपयोग हम शिष्यों को, जो लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए करेगी, ताकि हम उनके खेमे में शामिल हो जाएं? बिल्कुल सही। उस चुड़ैल ने वाकई अपनी गणना बहुत अच्छे से की थी। प्रतियोगिता कैसे होगी? हम यहाँ भोज कक्ष में तो लड़ नहीं सकते, है ना? ये यून को थोड़ी जिज्ञासा हुई। भोज कक्ष के बीच में ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए अगर लड़ाई हुई तो पूरा भोज कक्ष अस्त व्यस्त हो जाएगा। जरूरी नहीं, यह अन्य क्षेत्रों में कर्तव्यों का प्रदर्शन हो सकता है, आपकी बेहतरीन कला का प्रदर्शन हो सकता है, या ऐसी कोई भी चीज जो भोज में थोड़ा रोमांच जोड़ सके। अगर बात मारपीट तक पहुंच गई तो ये ठीक नहीं होगा। क्यों? कहीं तुम उस बड़े आदमी से मुकाबला तो नहीं करना चाहती? लुओ हुआ एर ने मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है मैं उस बड़े आदमी को हरा ना पाऊं। प्रतिद्वंद्वी स्वर्गारोहण के सिद्ध स्तर पर था, जबकि यून ने अभी स्वर्गारोहण के प्रारंभिक चरण में ही प्रवेश किया था। लुओ वंश की राजसी राजधानी प्रतिभावानों से भरी हुई थी। यद्यपि यीयुन को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह साधना स्तर के इतने बड़े अंतर को पार करके लुओ वंश के सर्वश्रेष्ठ युवा योद्धा को हरा पाएगा। उसे लुओ कुई की चालों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ के लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, और अगर उसने मनमर्जी से कोई काम किया तो हाथापाई होने की स्थिति में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता था। हे, तुम तो बड़े शांत हो। छोटे यून, मुझे पता है तुमने माउंट एजोर बिलो ट्रायल्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए तुम्हें निचले स्तर पर कुछ दिलचस्प घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा, है ना? लेकिन राजसी राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में फायर क्लाउड स्टेट और फीनिक्स फर्मियाना स्टेट कुछ भी नहीं है। उनमें से कई तो सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। तुम उससे कई उप स्तरों में कमजोर हो और तुम उसे हराना चाहते हो। मुश्किल है, और अगर तुम उसे हरा भी दो तो उसके साथी हैं। क्या तुम अकेले ही उनमें से एक दर्जन को हरा पाओगे? उस छोटी लड़की को देखो, उसका नाम लुओ शियाओडी है और वह भी ऐसी ही है जिससे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अध्याय 864, तुम धोखेबाज हो। लुओ जियाओडी, लुओ कुई। उद्धरण चिन्ह। ये यून ने उस पुरुष और स्त्री को देखा जिनके शारीरिक गठन में बहुत अंतर था। लुओ हुआ एर के अनुसार महारानी लुओ के अधीन कई प्रतिभाशाली शिष्य थे। लुओ शियाओडी और लुओ कुई उनमें से केवल दो थे। एक तरह से देखा जाए तो महारानी लुओ के भोज ने शक्ति प्रदर्शन का ही प्रभाव डाला था। महारानी जुबान हर मायने में उनसे हीन थी। हालांकि महारानी लुओ इससे संतुष्ट नहीं थी। महारानी जुबान ने जानबूझकर भोज में जुबान परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को न लाकर किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश की थी। इससे महारानी लुओ को ऐसा लगा जैसे वह रुई में मुक्का मार रही हो। उनका प्रयास व्यर्थ था। जुबान जुन्युए के बिना यहाँ सच में बहुत बोरिंग है, लुओ कुई ने उद्दंड अंदाज में कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लुओ कुई की छवि दूसरों के सामने एक अभद्र और असभ्य व्यक्ति के रूप में उभरती थी, और जाहिर तौर पर वह जानबूझकर इसका इस्तेमाल अनुचित बातें कहने के लिए करता था। उसने महारानी जुबान की सीमाओं को बार बार चुनौती दी थी। जब महारानी लुओ अंगूर खा रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनका लुओ कुई को डांटने का कोई इरादा नहीं था। लुओ कुई को ऐसा लगा जैसे उसे प्रोत्साहन मिला हो। अपनी सीट से उठकर उसने हाथ जोड़कर सबसे कहा, सब लोग, अगर सिर्फ खाना पीना ही रहेगा तो थोड़ा उबाऊ हो सकता है। चलिए मैं इसमें कुछ रोमांच जोड़ता हूँ। लुओ कुई ने ये कहने के बाद महारानी जुबान के पक्ष में खड़े युवा अभिजात वर्ग पर एक नजर डाली। हालांकि महारानी जुबान के पक्ष में कई युवा अभिजात वर्ग मौजूद थे, जैसे कि यीयुन, वुकिंग, लिंगवू आदि, फिर भी लुओ कुई उन्हें बुलाकर उनकी पिटाई नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि उन्हें निशाना बनाने का कोई खास फायदा नहीं होता। उदाहरण के लिए यीयुन को ही ले लीजिए, वह स्वर्गारोहण के शुरुआती चरण में ही थे। अगर लुओ कुई उनकी पिटाई भी कर देते तो उन्हें कोई उपलब्धि का एहसास नहीं होता। इसके बजाय उन्हें दादागिरी करने वाला कहकर फटकारा जा सकता था। हालांकि अगर उसने इन लोगों को नहीं पीटा तो महारानी जुबान के पक्ष में भी वास्तव में कोई नहीं था। लुओ कुई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और जैसे ही उनकी नजर भोजघर में चारों ओर घूमी, वह लुओ हुआ पर आकर रुक गई। इसके तुरंत बाद उनके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। महामहिम, कहा जाता है कि अग्नि तत्व के नियमों में आपकी दक्षता अतुलनीय है और आप निर्जन स्वर्ग तकनीक में पारंगत हैं। आपकी आयु का कोई भी साथी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये तुच्छ प्राणी हाल ही में अग्नि तत्व के नियमों और निर्जन स्वर्ग तकनीक का अध्ययन कर रहा है और इन पहलुओं में बहुत रुचि रखता है। हालांकि इसके व्यावहारिक प्रभावों के बारे में मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? जब लुओ कुई ने ये कहा तो दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। लुओ कुई शायद सलाह मांग रहा हो, लेकिन अगर लुओ हुआ उसकी बात मान ले तो सलाह देने के दौरान वह कुछ बुरा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ सलाह देने का मामला नहीं रह जाएगा। लुओ हुआ एर किस तरह की पहचान का आनंद ले रही थी। यह अप्रत्याशित था कि लुओ कुई को पीटने के लिए कोई लक्ष्य न मिलने पर वह लुओ हो एर को निशाना बनाएगा। ये तो मानो उसका कानून तोड़ना था।
वास्तव में महारानी जुबान के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए थे। वह जानती थी कि महारानी लुओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और उसने इसे बार बार सहन किया था। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि महारानी लुओ ने लुओ हुआ एर पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। देश की राजकुमारी का लुओ कुई जैसे गंवार व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना, परिणाम चाहे जो भी हो, लुओ हुआ एर की प्रतिष्ठा पर कलंक ही होगा। दरअसल अगर यह सिर्फ वीरान स्वर्ग तकनीक होती तो महारानी जुबान को पूरा यकीन था कि लुओ हुआ जीत जाएगी। लेकिन यह पूरी तरह से संभव था कि लुओ कुई सिर्फ एक परीक्षा थी। लुओ कुई को हराने के बाद यह निश्चित था कि उसकी जगह कोई बेहतर खिलाड़ी आ जाएगा। अगर लुओ हुआ लुओ कुई की चुनौती स्वीकार कर लेती लेकिन उसके बाद मुकाबला नहीं करती तो दूसरों को यह सोचने से नहीं रोका जा सकता था कि लुओ हुआ चुनौती से डर रही थी क्योंकि वह खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इस समय क्रिम्सन फर्मेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, युवाओं के लिए बेहतर करने की इच्छा रखना अच्छी बात है। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट एक दयालु स्वभाव की है और प्रतिभाओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती है। यदि आप ईमानदारी से उनसे सलाह मांगेंगे तो वे निश्चित रूप से आपको सलाह देने में संकोच नहीं करेगी। क्रिम्सन फर्मेंट के शब्द लुओ कुई के अचानक आए विचार को स्वीकार करने के समान थे। लोगों का मानना था कि महारानी लुओ केवल महारानी जुबान के पक्ष के युवा अभिजात वर्ग को दबाने की योजना बना रही थी, लेकिन उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि वे राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की योजना बना रही थी। इस समय लुओ हुआ एर ने लुओ कुई की ओर देखते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, लुओ कुई, क्या तुम्हें कुलीनता की उपाधि प्राप्त हुई है? लुओ हुआ एर के सवाल का जवाब देते हुए लुओ कुई तुरंत जवाब नहीं दे सका। फे जाति की युवा पीढ़ी में उसका वंश निश्चित रूप से बुरा नहीं था। वह क्लाउड सन लुओ कबीले से था, इसलिए भले ही वह लुओ हो एर से निम्न स्तर का था, फिर भी लुओ कबीले के शीर्ष 20 गुटों में से एक था। रान जुएई और डोंगलिन यू की तुलना में वह किसी भी तरह से कमतर नहीं था। हालांकि लुओ हो एर ने जानबूझकर लुओ कुई के वंश को नजरअंदाज किया और इसके बजाय उसकी कुलीनता की कमी की ओर इशारा किया। एक कुलीन परिवार के वंशज आसानी से विलासितापूर्ण जीवन का आनंद ले सकते थे, लेकिन यदि वे कुलीनता प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें देश के लिए वास्तव में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करनी पड़ती थी। लुओ कुई अभी जवान था तो भला उसमें कोई गुण कैसे हो सकते थे? उसे कुलीनता की उपाधि नहीं मिली थी, जबकि लुओ हुआर को सिंहासन की उत्तराधिकारी होने के नाते पहले ही राजसी उपाधि मिल चुकी थी। उनकी पृष्ठभूमि में अंतर भले ही मामूली हो, लेकिन उनके कुलीन वर्ग में बहुत बड़ा अंतर था। जब लुओ हुआई ने लुओ कुई की कमजोर नस पर प्रहार किया तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने दबी हुई और दुखी आवाज में कहा, इस तुच्छ व्यक्ति का दर्जा तो तुच्छ है। नियमों के अनुसार महाराज से सलाह लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन नियम कभी कभी पूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए इस भोज में भी क्या बैठने की व्यवस्था नियमों के अनुसार नहीं है। जब लुओ कुई ने यह कहा तो सबकी निगाहें अपने आप ही यून की ओर चली गईं। लुओ हुआ एर ने नियमों का पालन न करने पर लुओ कुई को फटकारा, लेकिन लुओ कुई ने अपने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए पलटवार किया। दरअसल ये यून को अपने बगल में बैठने देना लुओ हुआ एर की गलती थी। भाई, तुम्हारी भूख वाकई बहुत अच्छी है। ये यून के सामने हड्डियों के ढेर में तब्दील हो चुके आध्यात्मिक भोजन को देखते हुए लुओ कुई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये यून को यह उम्मीद नहीं थी कि संघर्ष के तीर अचानक उसकी ओर मुड़ जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि यह भाई किस खानदान से आता है और क्या उसके पास कोई कुलीन उपाधि है? उसने जानबूझकर यह सवाल पूछा था। महारानी लुओ के शिविर में कई लोग ये यून को देख रहे थे और उसके मूर्ख बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये यून के चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं दिखा। ये यून ने मेज से बर्फ जैसे मुलायम रेशम का रुमाल उठाया और धीरे धीरे अपना मुंह पोंछने लगा। मैं एक साधारण प्राणी निम्न लोक के ग्रामीण इलाके से आया हूँ। जहां तक मेरे वंश की बात है, मेरे सभी पूर्वज किसान थे। ये यून के जवाब ने सबकी आंखें फटी रह गईं। यहाँ तक कि महारानी जुबान के लोग जैसे लिंग वू और गू किंग भी ये यून के साहस से प्रभावित हुए। अगर कोई इस तरह के दबाव में होता तो आमतौर पर छिपने की कोशिश करता। फिर भी उसने पूरी गंभीरता से जवाब दिया था। हा। लुओ कुई जोर से हंस पड़ा। भाई, तुम सच में सीधे साधे हो। भाई, तुम्हें लगता है कि तुम निचले लोक में राजकुमारी बैंगनी आत्मा से मिल चुके होगे। महारानी वाकई प्रतिभाशाली पुरुषों के प्रति बहुत दयालु और विचारशील हैं, तभी तो उन्होंने निचले लोक के एक इंसान को इतना बड़ा सम्मान दिया है। जब लुओ कुई ने यह कहा तो सबको समझ आ गया। तो इस व्यक्ति की राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से निचले लोक में जान पहचान हो गई थी। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट जरूर नासमझ थी। निचले लोक में जान पहचान वाले किसी व्यक्ति को वह भला कैसे पसंद कर सकती थी? महारानी लुओ ने महारानी जुबान की ओर एक नजर डाली और उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। हालांकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि अत्यंत उच्च विचारों वाली लुओ हुआएं ये यून से प्रेम करेगी, लेकिन अगर वह इस कहानी को बड़ा चढ़ाकर सम्राट लुओ को बताती तो महारानी लुओ निश्चित रूप से क्रोधित होती, भले ही ये यून लुओ हुआएं को पसंद करता हो। यह शाही परिवार के लिए शर्मनाक होता। इस समय ये यून ने अभी अभी अपना मुंह पोंछा था और बर्फ जैसे मुलायम रेशमी नैपकिन से अपने हाथ साफ किए थे। फिर उसने नैपकिन नीचे फेंक दिया और कहा, मैंने निचले लोक में वीरान स्वर्ग तकनीक का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने राजकुमारी बैंगनी आत्मा से 5-6 महीने तक वीरान स्वर्ग तकनीक का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए मुझे इसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली हुई मानी जा सकती है। क्या आप राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से वीरान स्वर्ग तकनीक पर सलाह नहीं चाहते थे? आपने पहले ही कहा है कि आपने अभी अभी वीरान स्वर्ग तकनीक पर शोध शुरू किया है और मुझे लगता है कि आपका स्तर इतना ऊंचा नहीं होगा। आप शायद मेरे स्तर के भी नहीं हैं। अगर आप सीधे राजकुमारी पर्पल स्पिरिट से सलाह लें तो मुझे डर है कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। क्यों न मैं ही आपको कुछ सलाह दूं? जब ये यून ने ये कहा तो वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। महारानी लुओ भी कुछ हद तक हैरान थी। लुओ कुई की तो बात ही अलग है।
ये यून के शब्दों में भरपूर जानकारी थी। उन्हें यह भी पता था कि यून ने माउंट एजोरबिलो के सामूहिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये यून की पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसी उपलब्धि अपने आप में आश्चर्यजनक थी। लेकिन ये यून को भी वीरान स्वर्ग की तकनीक आती थी। डेसोलेट हेवन तकनीक में 5 या 6 महीने की शिक्षा, क्या इसे थोड़ी बहुत सफलता मिली है? वीरान स्वर्ग की तकनीक जटिल और गहन थी। दशकों के अथक परिश्रम के बिना सफलता पाना असंभव था। ये यून स्पष्ट रूप से शेखी बघार रहा था। लेकिन अगर यह कहा जाए कि ये यून दशकों से वीरान स्वर्ग तकनीक के संपर्क में था तो ये भी असंभव था। वह निम्न स्तर का योद्धा था जिसकी अस्थि आयु 40 वर्ष से कम थी। मार्शल आर्ट में उसका बहुत समय लगता होगा, तो भला उसके पास वीरान स्वर्ग तकनीक का अध्ययन करने का समय कैसे हो सकता था? छोटे यून, तुम क्या कह रहे हो? इस समय लुओ हुआर की युवांची ध्वनि ये यून के कानों में गूंजी। छोटे यून, मुझे पता है कि तुम डेसोलेट हेवन तकनीक में कुछ प्रतिभा रखते हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानते कि 10,000 फे एम्पायरियन हेवन की डेसोलेट हेवन तकनीक सभी 12 एम्पायरियन हेवन में सर्वश्रेष्ठ है? ये निचले लोक की डेसोलेट हेवन तकनीक से बिल्कुल अलग है। चाहे तकनीक हो या हस्तरेखा, सभी तरीके अलग हैं। 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में आने के बाद क्या तुमने 10,000 फे एम्पायरियन हेवन से डेसोलेट हेवन तकनीक सीखी है? ये यून ने सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से लुओ हुआर की बातों के पीछे का तर्क समझ गया था। हालांकि ये यून के पास बैंगनी क्रिस्टल था, लेकिन उसने निर्जन स्वर्ग तकनीक सीखने में बहुत कम समय बिताया था। यहाँ तक कि निचले स्तर पर भी निर्जन स्वर्ग तकनीक सीखने में लगने वाला समय महीनों में गिना जाता था, और 10,000 जादुई स्वर्ग में तो ये समय और भी कम था। हाँ, लुओ कुई अचानक हंस पड़ी। तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझे सलाह देना चाहते हो? ये तो दिलचस्प है। मैंने तो बस यूं ही कहा था कि मैं वीरान स्वर्ग तकनीक में नौसिखिया हूं, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति जिसने सिर्फ 5-6 महीने ही इस तकनीक का अध्ययन किया है मुझे सलाह देने आ गया। तुम्हारे जैसा दिव्य व्यक्ति महारानी का पसंदीदा बन गया। क्या तुम धोखेबाज नहीं हो? तुमने महारानी के प्रतिभाशाली पुरुषों के प्रति सम्मान का फायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बनाया है। लुओ कुई ने लगातार उपहास किया। वह राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ये उनके मामले में उसे कोई संकोच नहीं था। चाहे ये यून ने राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को धोखा दिया हो या नहीं, ये यून का उपहास करना राजकुमारी पर्पल स्पिरिट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बराबर था। इस समय तक ये यून खड़ी हो चुकी थी। लुओ कुई ने ये यून को तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह महत्वाकांक्षी था और वहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को नीचा समझता था। वह केवल उच्च और शक्तिशाली राजकुमारी को कुचलकर ही अपना नाम कमा सकता था। राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट को सिंहासन पर बिठाकर वह अंततः कुलीनता प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस समय वह एक राजकुमारी को भी कुचल नहीं सकता था, बल्कि एक मामूली अपराधी मौत को दावत दे रहा था। लुओ कुई 80 वर्षों से साधना कर रहे थे और उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक निर्जन स्वर्ग तकनीक का अध्ययन किया था। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। लुओ हुआर से सामना होने पर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उसका मुकाबला कर सकते हैं। वहां कई लोग मौजूद थे जो लुओ कुई के बारे में जानते थे। ये यून को देखकर उन्होंने सिर हिलाया। ये सब एक नाटक था। ये देखकर कि अब इस मामले को टाला नहीं जा सकता, लुओ हुआई के होंठ कांपने लगे। अंततः उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह ये यून को समझती थी। वह जानती थी कि ये यून अक्सर अप्रत्याशित काम करता है। पहले ताया दिव्य नगर में लुओ हुआई को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से उस पर विजय प्राप्त करेगी, लेकिन अंत में उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार लुओ हुआ एयर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये यून लुओ कुई को कैसे हराएगी। अध्याय 865 ग्रहण कड़ाही बनाम निर्जन स्वर्ग तकनीक डिस्कैरे। इस समय लुओ कुई ने अपना बहुमूल्य कड़ाहा निकाल लिया था। वह 3 फुट ऊंचा था और हवा में घूमते हुए लुओ कुई ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। उसने ये यून को घमंडी नजर से देखा और कहा, चलो मैं तुम्हारे सिखाने का इंतजार कर रहा हूँ। लुओ कुई का बहुमूल्य कड़ाहा एक अज्ञात धातु से बना था। उस पर तरह तरह के पैटर्न उकेरे गए थे, जिससे वह देखने में बेहद सरल और आदिम प्रतीत होता था। ये यून ने लुओ कुई के कड़ाहे पर एक नजर डाली और उसे लगा कि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। 10,000 परियों वाले एम्पायरियन स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक न केवल निचले लोगों की तकनीक से भिन्न थी, बल्कि इसमें प्रयुक्त उपकरण भी पूरी तरह से अलग थे। तियान युआन जगत में अधिकांश निर्जन स्वर्ग तकनीकों में कड़ाही के बजाय डिस्क सरणियों का उपयोग किया जाता था। निस्संदेह लुओ कुई का कड़ाहा तियान युआन दुनिया की डिस्क सरणियों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था। तुम मेरे ग्रहण के पात्र को क्यों देख रहे हो? क्या तुम ग्रहण के पात्र की प्राचीन आभा से बुरी तरह डर गए हो? लुओ कुई हंसा। ग्रहण कड़ाही एक प्राचीन वीरान स्वर्ग कड़ाही थी जो एक खंडहर में मिली थी। ये लुओ वंश में भले ही प्रसिद्ध न हो, लेकिन अगर इसे नीलामी में रखा जाता तो यह निश्चित रूप से एक प्राचीन खजाना होता जिसके लिए होड़ मचती। हालांकि वहां मौजूद कई युवा अभिजात वर्ग के लोग डेसोलेट हेवन तकनीक से परिचित नहीं थे, फिर भी वे इसकी आभा से यह बता सकते थे कि एक्लिप्स कार्ड्रॉन कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये यून ने लुओ कुई को नजरअंदाज कर दिया। उसने बस धीरे धीरे एक वीरान स्वर्ग तकनीक डिस्क सरणी निकाली। ये तियान युआन जगत से आया 1 फुट का वर्गाकार डिस्क सरणी था। ये धूल भरा और साधारण सा दिखता था और बिल्कुल साधारण सा था, और वास्तव में डिस्क कैरे में हर तरह की एकरूपता थी। इसकी गुणवत्ता वाकई बेस्वाद थी। ये यून कोई पेशेवर डेसोलेट हेवन मास्टर नहीं था। हालांकि वह अपने साथ डेसोलेट हेवन मास्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्क कैरे लाया था, लेकिन निचले स्तर पर भी इसे कोई प्रभावशाली चीज नहीं माना जाता। 12 एम्पायरियन हेवन में तो यह और भी बदतर ही लगता। ये यून को डेसोलेट हेवन तकनीक डिस्क कैरे निकालते देख लुओ कुई दंग रह गया। क्या इस बदमाश ने उससे मुकाबला करने के लिए इतनी हास्यास्पद चीज का इस्तेमाल किया? डिस्क कैरे पर खुदे हुए जादुई पैटर्न का जिक्र करना भी व्यर्थ था। इसे आसमान और जमीन का अंतर कहना भी काफी नहीं था। ये 2 योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध जैसा था।
एक दिव्य हथियार चला रहा था जबकि दूसरा रसोई का चाकू। लड़ने का क्या मतलब? इस क्षण महारानी जुवान के चेहरे पर भी थोड़ी सी शिकन आ गई। उन्हें विश्वास था कि इतने महत्वपूर्ण अवसर पर ही उनके पास निश्चित रूप से कोई ठोस कारण होगा और वह थप्पड़ खाने के लिए अपना चेहरा आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए महारानी जुबान को अब भी आशा की एक झलक थी और वह चाहती थी कि ये यून सचमुच एक विलक्षण स्वर्ग तकनीक का धुरंधर हो, जिससे वह अपने निम्न स्तर की पृष्ठभूमि और 40 वर्ष से कम आयु के बावजूद लुओकुई से प्रतिस्पर्धा कर सके। लेकिन अब ये यून ने एक ऐसी डिस्क सरणी निकाल ली थी जो चमत्कारों के इतिहास में दर्ज हो सकती थी। वह अपनी पूरी क्षमता का केवल 30% ही प्रदर्शित कर पाएगा। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, ये यून, क्या तुम्हारे पास वीरान स्वर्ग का कोई बर्तन नहीं है? मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ। ये यून एक निम्न स्तर का प्राणी था, इसलिए उसके पास वीरान स्वर्ग कड़ाही न होना स्वाभाविक था। हालांकि महारानी जुबान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून अपना सिर हिलाकर कहेगा, महाराज, मुझे पुरस्कार देने के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से इस तुच्छ प्राणी ने कभी वीरान स्वर्ग कड़ाही का उपयोग नहीं किया है। नहीं, मैं इसके रहस्यों को समझता हूँ। इसे सीखने में शायद मुझे कुछ समय लगेगा, इसलिए डिस्क कैरी का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। ये यून ने जो कहा वह सच था। उसकी बोध शक्ति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह बिना किसी अभ्यास के तुरंत ही निर्जन स्वर्ग कड़ाही का उपयोग करने का दावा करने का साहस नहीं करता था। ये यून के ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी युवा अभिजात वर्ग के लोग अवाक रह गए। क्या ये यून 10,000 परियों के स्वर्ग के निर्जन स्वर्ग की तकनीक से अप्रभावित नहीं रहा होगा? क्या वह निचले लोक की निर्जन स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके लुओकुई को हराने की योजना बना रहा था? लुओकुई ने ये यून को घूर कर देखा। धिक्कार है, क्या ये बच्चा यहाँ उसका मनोरंजन करने आया है? उसे लगा कि ये यून ने निचले लोक में वीरान स्वर्ग तकनीक का अध्ययन किया होगा और उसे विश्वास था कि उसमें अद्वितीय प्रतिभा है। ये यून को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि 10,000 परियों के स्वर्ग की वीरान स्वर्ग तकनीक कितनी भयानक है। ऐसे मंदबुद्धि से मुकाबला करना उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। जीतना तो सरासर व्यर्थ था। उसने एक राजकुमारी को कुचलने की योजना बनाई थी, लेकिन वह केवल कुत्ते की गंदगी पर पैर रख पाया। लुओकुई का तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन ही नहीं था। जल्दी शुरू करते हैं। कितनी बुरी किस्मत है, लुओकुई ने अधीरता से कहा। उसने हाथ हिलाकर एक फे जानवर की हड्डी यून के हाथ में फेंक दी। आओ, मुझे सलाह दो। एक तीसरी श्रेणी की फे हड्डी, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या सोच सकते हो। ये यून ने अपने हाथ में रखी फे हड्डी को पलटते हुए लापरवाही से कहा, सिर्फ एक फे हड्डी? क्या कोई अतिरिक्त नहीं है? इस फे हड्डी की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से निम्न लोक की हड्डियों से कहीं बेहतर थी। हालांकि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये यून की वीरान स्वर्ग तकनीक और बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से ऐसी फे हड्डी को परिष्कृत करना कठिन नहीं था। नहीं, लुओकुई ने ताना मारते हुए कहा, तुम में तो तीसरी श्रेणी की फे हड्डी को एक बार में परिष्कृत करने का भी आत्मविश्वास नहीं है। अगर तुम्हारा स्तर इतना अच्छा है तो तुम मुझे सलाह देने के योग्य कैसे हो सकते हो? ये यून मुस्कुराया और फिर चुप हो गया। उसने परी की हड्डी को वीरान स्वर्ग तकनीक डिस्क सरणी में फेंक दिया और उसके रूनिक पैटर्न को सक्रिय करना शुरू कर दिया। तुरंत ही जादुई आकृतियां चमक उठी। ये यून नियमित रूप से हाथ की मुद्राएं बनाने लगा। उसने जो मुद्राएं बनाई वे सभी वही थी जो सूजी ने उसे निचले लोक में सिखाई थी। तियान युआन लोक का निर्जन जीव और 10,000 परिस्वर्ग के परिजीव एक जैसे थे। ये यून ने अनुमान लगाया कि संभवतः 10,000 परिस्वर्ग के परिजीव किसी तरह निचले लोक में चले गए होंगे और वहां के जंगली जीवों के साथ प्रजनन करने लगे होंगे, जिससे अंततः निर्जन जीव उत्पन्न हुए होंगे। इसलिए सूजी द्वारा सिखाई गई तकनीकें परी हड्डी को परिष्कृत करते समय भी इसी प्रकार उपयोग की जा सकती थी। लेकिन एक पेशेवर की नज़र में ये तकनीकें सरासर बेकार थीं। ये बहुत ही सरल थी। ये ऐसा था जैसे किसी शाही परीक्षा में बैठे विद्वानों का समूह पीछे मुड़कर देखे और उन्हें एक ऐसा बच्चा दिखे जिसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया हो। एक ऐसा बच्चा जिसे घर पर ही 3 अक्षर वाला क्लासिक याद करने के लिए पढ़ाया गया हो। इस स्तर पर उसमें ये कहने की हिम्मत भी थी कि उसे वीरान स्वर्ग की तकनीक आती है। ये यून के बेकार प्रदर्शन को देखकर लुओकुई क्रोधित हो गई। यह आदमी सचमुच बेहद अज्ञानी और गंवार था। उसे विश्वास था कि यून के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका समर्थन कर रहा है, तभी उसने कूदने की हिम्मत की थी और उसे अभी भी एक आसान काम में बुरी तरह असफल होने का डर सता रहा था। लेकिन अब ये यून फे हड्डी को परिष्कृत करने लगा था। उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हस्त चिन्ह बेतुके थे और उसके द्वारा बनाए गए चिन्ह भी समझ से परे थे। ये यून जिस चीज का इस्तेमाल खुद को सशक्त बनाने के लिए कर रहा था, उसे देखते हुए उसे अपने शुरुआती विचार हास्यास्पद लग रहे थे। लुओकुई के अपने अनुभव के आधार पर वह तुरंत समझ गया कि ये यून द्वारा निर्मित अवशेष ज्यादा से ज्यादा निम्न श्रेणी के ही होंगे। ये यून द्वारा बनाई गई हस्त मुद्राओं से निर्धारित हुआ था। इससे बेहतर होना असंभव था। और उसी अवशेष के लिए यदि लुओकुई इसे परिष्कृत करता तो ये कम से कम परिष्कृत श्रेणी तक पहुंच जाता या उत्कृष्ट श्रेणी के करीब भी पहुंच जाता। 10,000 परियों के स्वर्ग में एक ही श्रेणी के अवशेषों को परिष्करण के परिणाम के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता था और वे गरीब, साधारण, परिष्कृत, उत्कृष्ट, बेहतरीन से लेकर आध्यात्मिक उद्भव तक क्रम में होते थे। निम्न श्रेणी के अवशेषों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी ही अधिकतम सीमा थी। उत्कृष्ट और आध्यात्मिक उद्भव जैसी उपाधियां केवल उच्च श्रेणी के अवशेषों के लिए ही आरक्षित थीं। लुओकुई भोज में एक उत्कृष्ट तृतीय श्रेणी की कलाकृति प्रस्तुत करके सबको चकित करना चाहता था, लेकिन सोचने पर उसे लगा कि यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। जब लुओकुई सोच ही रही थी तभी यून अचानक बोल पड़ी, क्या तुम अभी शुरुआत नहीं कर रही हो? क्या यून उससे तब बात कर सकता था जब वह किसी अवशेष को परिष्कृत कर रहा था? लुओकुई क्षण भर के लिए चौंक गया। हालांकि उसने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। निम्न स्तर की तकनीकें शायद बहुत सरल है, इसलिए वह परिष्करण करते समय बोल सकता है।
वह इतनी साधारण तकनीक से एक ही बार में 3 कड़ाहे में अवशेष निकाल सकता है और उन्हें परिष्कृत कर सकता है। ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपकी मृत्यु उतनी तेजी से नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो मैं आपको दिखाता हूं कि 10,000 परियों की साम्राज्यवादी स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक क्या है। अध्याय 866, एक मुफ्त जीत। लुओ कुई ने बोलना शुरू किया। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी कमजोर था, फिर भी लुओ कुई ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। ये यून को हराने का कोई मतलब नहीं था। अब वह एक ऐसी कलाकृति को परिष्कृत करने में लगा था जो उत्कृष्ट श्रेणी के करीब थी, ताकि वह वहां मौजूद सभी को चकित कर सके। लुओ कुई ने फेंकी हड्डी को ग्रहण के कड़ाहे में फेंक दिया और उसने एक ही झटके में सारी ऊर्जा निकाल ली। बूम! लुओ कुई का शरीर नीली लपटों से जलने लगा और उसके पीछे एक विशालकाय 1000 फीट लंबा नीला कनखजुरा आकाश की ओर तेजी से बढ़ा। ये कनखजुरा 100 फीट से भी अधिक लंबा था और सीधे छत की ओर बढ़ रहा था। 1000 फीट लंबा दानव कनखजुरा लुओ कुई के वंशज का था। प्रकट होते ही वह लुओ कुई के ग्रहण कड़ाहे की ओर तेजी से बढ़ा। ये है। सभी लोग चिंतित हो गए। क्या लुओ कुई फे हड्डी का उपयोग करके अपनी प्राचीन फे रक्तरेखा को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था? हालांकि सभी जानते थे कि लुओ कुई के लिए अपनी प्राचीन फे रक्तरेखा को नुकसान पहुंचाकर एक भी अवशेष को परिष्कृत करना असंभव था, फिर भी जब उन्होंने उसे 1000 फीट के दानव सेंटीपीड को ग्रहण कड़ाही में सील करते देखा तो यह उनके लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य था। ऐसा नहीं है। इसी क्षण एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी ने कहा, 1000 फुट लंबा दानव कनखजुरा दुर्लभ प्राचीन परियों में से एक है। इसका शरीर अत्यंत विषैला होता है। प्राचीन शक्तिशाली हस्तियों का शरीर इसके काटने से नष्ट हो जाता था और वे मर जाते थे। 1000 फुट लंबा दानव कनखजुरा आमतौर पर सभी प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियों और विषयों को खाना पसंद करता है। बहुमूल्य जड़ी बूटियां और परियों की हड्डियां, जिनमें कई प्रकार के औषधीय तत्व और ऊर्जाएं होती हैं, या यहां तक कि विपरीत प्रकार की ऊर्जाएं भी होती हैं, इसके शरीर में परिष्कृत की जा सकती हैं। ये औषधीय तत्वों को आपस में मिलाने और दानव कनखजुरे द्वारा उपयोग योग्य बनाने की अनुमति देता है। इसलिए प्राचीन काल में 1000 फीट लंबा दानव कनखजुरा अमूल्य था। इसके शरीर में संचित औषधीय सार की मात्रा से ही यदि इसका उपयोग किया जाए तो एक सर्वोच्च श्रेणी की गोली तैयार की जा सकती थी। वीरान स्वर्ग के स्वामी के स्पष्टीकरण से सभी को बात समझ में आ गई। 1000 फुट लंबा दानव कनखजुरा अपने द्वारा खाए गए सभी प्रकार के जड़ी बूटियों और परी हड्डियों से ऊर्जा निकाल सकता था। इसलिए लुओ कुई ने अपने दानव कनखजुरे वंश को ग्रहण कड़ाहे में भेजा था ताकि उसे सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृति को परिष्कृत करने में मदद मिल सके। 1000 फीट लंबे दानव कनखजुरे का उपयोग करके आधा काम करके दोगुने परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लुओ कुई जैसा बलवान व्यक्ति निर्जन स्वर्ग का स्वामी बनना चाहेगा और अपना कीमती समय साधना में बर्बाद करेगा। ये सब इसलिए है क्योंकि उसके पास 1000 फीट लंबा दानव कनखजुरा है। वास्तव में यदि 1000 फीट लंबा दानव सेंटीपीड फे की हड्डी को निगलने और उसकी ऊर्जा निकालने में मदद कर सकता है तो उसके लिए एक निर्जन स्वर्ग स्वामी होना व्यर्थ नहीं होगा। जब लोग आपस में जोर शोर से चर्चा कर रहे थे तो उन्हें उससे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। 1000 पैरों वाले दानव कनखजुरे की मदद से लुओ कुई की निर्जन स्वर्ग तकनीक एक दिन जरूर बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। इसके अलावा लुओ कबीले में डेसोलेट हेवन मास्टर्स का उच्च दर्जा था। 10,000 फे एम्पायरियन हेवन के कई सर्वोच्च व्यक्ति अक्सर लुओ कबीले में आकर उच्च कीमत पर कोई अवशेष खरीदते थे। उदाहरण के लिए लुओ वंश के तीसरे एम्पायरियन चाचा, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, सर्वोच्च स्तर के डेसोलेट हेवन मास्टर थे। वे ऐसे व्यक्ति थे कि यदि सम्राट लुओ भी उनसे मिलते तो वे सम्मानपूर्वक एक कनिष्ठ के समान प्रणाम करते। अगर तीसरे एम्पायरियन चाचा सेवानिवृत्त न होते तो सीधे शब्दों में कहें तो अगर वे अपना दबदबा बना लेते तो वे ही तय कर सकते थे कि लुओ वंश का अगला सम्राट कौन होगा। सिंहासन के लिए किसी प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसी क्षण लुओ कुई ने ग्रहण के पात्र में हड्डी के कुछ और टुकड़े और जड़ी बूटियां डाल दी। धत्तेरे की पूरक जड़ी बूटियों को ग्रहण कड़ाही में डालने के बाद उसका ढक्कन तुरंत कसकर बंद हो गया। वहां मौजूद कुछ तेज नजर वाले युवा अभिजात वर्ग के लोग एक नजर में ही समझ गए कि लुओ कुई ने ग्रहण के पात्र में जो हड्डियों के टुकड़े और जड़ी बूटियां डाली थी वे असाधारण वस्तुएं थीं। उनमें से कुछ तो उस तीसरी श्रेणी की परी हड्डी से भी अधिक मूल्यवान थी जिसे उसने बाहर निकाला था। फे हड्डी के पूरक मुख्य फे हड्डी से अधिक मूल्यवान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लुओ कुई सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन वास्तव में कम मूल्य के अवशेष की श्रेणी को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य की फे हड्डियों का उपयोग करना कुछ हद तक बनावटी था। एक वास्तव में शक्तिशाली डेसोलेट हेवन मास्टर कम मूल्य की फे हड्डी को परिष्कृत करके उच्च श्रेणी का अवशेष बना सकता था, तभी उसमें वास्तविक मूल्य होता था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। लुओ कुई ने तो लगभग एक दशक से ही वीरान स्वर्ग तकनीक का अभ्यास किया था। उनके लिए यह उपलब्धि हासिल करना वाकई अद्भुत था। लुओ कुई द्वारा इतनी सारी अतिरिक्त फे हड्डियों का उपयोग करने से प्रतियोगिता कुछ हद तक अनुचित हो जाती है। ये यून ने केवल एक फे हड्डी का उपयोग किया और कुछ नहीं। तो क्या हुआ? ये तो कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, ये तो बस लुओ कुई का व्यक्तिगत प्रदर्शन है। मुझे भी वीरान स्वर्ग की तकनीक का थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये यून जिस डिस्क सरणी का उपयोग कर रहा है वह पूरी तरह से खुली हुई है। चाहे वो कोई भी मुहर बनाए, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। ये यून की मुहरें किसी भी उच्च श्रेणी के अवशेषों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होंगी, इसलिए उसका जीतना असंभव है। इसके अलावा उसकी निम्न स्तरीय मुहरें तो परिपूर्ण भी नहीं मानी जाती। ऐसे में उस परी हड्डी को परिष्कृत कर पाना ही उसकी सीमा होनी चाहिए। वह और अधिक पूरक परी हड्डियों को संभालने में सक्षम नहीं होगा, तो इसमें अन्याय क्या है? वीरान स्वर्ग के एक शिष्य ने कहा। वह बिना सोचे समझे नहीं बोलता था। ये यून में भले ही वीरान स्वर्ग तकनीक की प्रतिभा थी, लेकिन उसकी उम्र लुओ कुई की आधी से भी कम थी। वीरान स्वर्ग के उस्ताद बनने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा ये यून अभी तक 10,000 जादुई स्वर्ग की वीरान स्वर्ग तकनीक के पूर्ण संपर्क में नहीं आया था, इसलिए परिणाम तो नियति ही थी। इस समय तो लुओ हुआ एर भी चिंतित महसूस कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये यून को हार नहीं माननी चाहिए। चूंकि उसने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई थी, इसलिए कोई ना कोई शक्ति उसका साथ दे रही थी। लेकिन अब ये यून की कलाकृति लगभग 70% परिष्कृत हो जाने के बावजूद कोई चमत्कार नहीं हुआ। लुओ हुआ शायद प्रतियोगिता पर टिप्पणी करने के लिए उपस्थित लोगों में सबसे योग्य थी। वह न केवल 10,000 परियों के स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुण थी, बल्कि निचले लोक की निर्जन स्वर्ग तकनीक में भी पारंगत थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यून द्वारा उपयोग की जा रही तकनीकों के साथ उनके द्वारा निर्मित अवशेषों की गुणवत्ता केवल घटिया श्रेणी की ही होगी। निर्माण सामग्री के ढेर से पत्थर की झोपड़ी बनाने के लिए सबसे आदिम तरीकों का उपयोग करने से जब झोपड़ी लगभग पूरी होने वाली थी, तब किसी शीर्ष वास्तुकार के लिए इसे एक भव्य महल में बदलना असंभव था। लुओ कुई के पास सर्वोच्च श्रेणी का वीरान स्वर्ग का कड़ाहा था और इतनी सारी सहायक सामग्रियों के साथ 7,000 फुट के दानव कनखजुरे की वंश परंपरा को देखते हुए लुओ हुआ एर का अनुमान था कि लुओ कुई द्वारा निर्मित अवशेष की गुणवत्ता परिष्कृत और उत्कृष्ट के बीच होगी। अंतर जमीन आसमान का था। पब फ्यूचर एड्स। इसके अलावा लुओ कुई की शोधन गति ये यून से तेज थी। ये यून ने केवल 70% शोधन किया था, जबकि लुओ कुई ने पहले ही 90% शोधन कर लिया था। 3 मिनट से भी कम समय में लुओ कुई का अवशेष बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि लुओ हुआ एर समझ गई थी कि जब अवशेष लगभग पूरा होने वाला था, तो लुओ कुई को उसे संभाले रखने में दिक्कत होने लगी थी। आखिरकार उसने बहुत सारी अतिरिक्त हड्डियों का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी मानसिक शक्ति पर बहुत दबाव पड़ रहा था। लुओ कुई की मुहरों में खामियां दिखाई देने लगी और इसका मतलब था कि उसके अवशेष की गुणवत्ता परिष्कृत श्रेणी की होने वाली थी। सेकंड मिनटों में बदल गए। ये यून ने एक के बाद एक मुद्राएं बनाई और निर्धारित दिनचर्या के अनुसार आगे बढ़ा, मानो उसे जरा भी चिंता न हो। उसी समय ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल ली थी। ग्रहण कुंड के अंदर की स्थिति दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। ग्रहण के कुंड में 1000 फुट लंबा दानव कनखजुरा अपनी चरम सीमा पर था। असल में यह कोई वास्तविक 1000 फुट लंबा दानव कनखजुरा नहीं था, बल्कि लुओ कुई द्वारा बनाया गया एक वंशज मात्र था। एक ही झटके में अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करने के कारण यह उसे पूरी तरह से पचा नहीं सका। परिणामस्वरूप इसका शरीर इतना फूल गया मानो फटने वाला हो, और उसी समय लुओ कुई द्वारा निर्मित ऊर्जा मुहरों को एकत्रित किया गया। वह उन्हें एक अवशेष में संघनित करने ही वाला था। जैसा कि लुओ हुआ ने कहा था, इन ऊर्जा मुहरों में कुछ कमियां थीं। आम लोगों के लिए इन्हें पहचानना आसान नहीं था, लेकिन यून इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह तो ये भी बता सकता था कि इनमें कितनी कमियां थीं। ये सच था कि यून को 10,000 फे एम्पायरियन हेवन की डेसोलेट हेवन तकनीक पूरी तरह से समझ में नहीं आती थी, लेकिन पर्पल क्रिस्टल के साथ ये यून जानती थी कि ऊर्जा का आदर्श रूप क्या होना चाहिए। जिन स्थानों पर ऊर्जा अपूर्ण थी, वे संचित होकर धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगी। जिस क्षण अवशेष ने आकार धारण किया, वे सभी तुरंत आपस में विलीन हो गईं और अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गईं। हालांकि यह विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि लुओ कुई की अवशेष निर्माणकारी मुद्राओं द्वारा इसे बलपूर्वक दबा दिया गया। अंततः वे अवशेष में समाहित हो गईं और अवशेष की ऊर्जा छिद्र बन गईं, जिससे अवशेष की रेटिंग प्रभावित हुई। दरअसल जब लुओ कुई ऊर्जा चिन्हों को आपस में मिलाने के लिए हस्तरेखा का उपयोग कर रहे थे, तब ऊर्जा सबसे अधिक स्थिर थी। ये लुओ कुई की मानसिक शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और यही कारण था कि निर्जन स्वर्ग के स्वामी जब किसी अवशेष को परिष्कृत करते हैं तो अवशेष निर्माण एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस समय लुओ कुई का अवशेष लगभग पूरा होने वाला था। लुओ कुई ने पहले ही सैकड़ों ऊर्जा मुहरें संघनित कर ली थीं। अंतिम चरण उन्हें आपस में जोड़ना था। वह पूरी एकाग्रता में था और उसके माथे से पसीना आने लगा था। हालांकि यह केवल तृतीय श्रेणी का अवशेष था, लेकिन इतनी सारी अतिरिक्त फे हड्डियों का उपयोग करके लुओ कुई के लिए एक उत्कृष्ट श्रेणी का अवशेष बनाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। वह अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच रहा था, अन्यथा अंत में ऊर्जा मुहरों पर इतनी सारी खामियां नहीं होती। भले ही वह उत्कृष्ट श्रेणी से बाल बाल चूक गया हो, लेकिन लुओ कुई के लिए ऐसे परिणाम प्राप्त करना गर्व की बात थी। आखिरकार 80 वर्षों के अभ्यास के बावजूद उसकी शक्ति न केवल असाधारण थी, बल्कि वह कुछ हद तक निर्जन स्वर्ग तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। मिलाना। लुओ कुई ने खुद को ध्यान भटकाने वाली चीजों से अलग कर लिया, क्योंकि उसकी शेष मानसिक शक्ति ग्रहण कड़ाही में लगी हुई थी, ताकि वह ऊर्जा मुहर के विलय को नियंत्रित कर सके। ग्रहण के कुंड में मौजूद सैकड़ों ऊर्जा मुहरों से सूर्य के समान चमकीली किरणें निकलने लगीं। ठीक उसी क्षण जब वे एक होकर एक होने ही वाली थी, एक ऐसी सम्मोहन शक्ति जिसे कोई भी महसूस नहीं कर सकता था, ऊर्जा मुहरों के भीतर समाहित हो गई। ये सम्मोहन शक्ति आकारहीन थी, मानो ब्रह्मांड के आरंभ में उत्पन्न हुई शक्तियां हो। महारानी लुओ या महारानी जुबान भी इसे महसूस नहीं कर सकती थी, लुओ कुई तो और भी कम। इस समय लगभग सभी का ध्यान लुओ कुई के ग्रहण कड़ाहे पर केंद्रित था। किसी ने भी ये यून पर ध्यान नहीं दिया। ये यून एक तरफ खड़ा था, बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित करते हुए अपनी ऊर्जा मुहरों को संघनित कर रहा था। उसने सैकड़ों ऊर्जा मुहरों को हल्के से हिलाना शुरू किया। इस हल्के से धक्के ने ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण संयोजन बिंदु को हिला दिया। इसने ऊर्जा मुहरों में मौजूद कई खामियों को बलपूर्वक दबा दिया। पल भर में ऐसा लगा जैसे तेल के कुएं में चिंगारी गिर गई हो। ऊर्जा का नाजुक संतुलन टूट गया। अपनी चरम सीमा के करीब पहुंच चुके लुओ कुई को लगभग अदृश्य ऊर्जा व्यवधान का एहसास होने में पलक झपकने जितना समय लग गया। हालांकि पलक झपकने का समय कम था, लेकिन अवशेष निर्माण के महत्वपूर्ण क्षण के लिए यह घातक साबित हुआ। अच्छा नहीं, लुओ कुई की आंखें चौड़ी हो गईं और पुतलियां खून से लाल हो गईं।
वह दहाड़ उठा, मानो उसकी रक्तरेखा की सारी शक्ति जल रही हो। ग्रहण के पात्र में मौजूद 1000 फुट लंबे दानव कनखजूरे ने अपना मुंह चौड़ा खोला और बहती हुई ऊर्जा मुहरों को निगलने की कोशिश की। वह अवशेष की गुणवत्ता को नष्ट करने के जोखिम पर भी उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि 1000 फीट लंबा दानव कनखजूरा पहले से ही बुरी तरह फूला हुआ था और उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, तो वह सफल कैसे हो सकता था। ये यून ने औपचारिकता नहीं बरती और बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित करते हुए दूसरे ऊर्जा संयोजन बिंदु को सक्रिय कर दिया। इस प्रकार ऊर्जा के पतन को रोकना अब असंभव हो गया था। बूम! हवा में तैरते ग्रहण के कड़ाहे में जोरदार कंपन हुआ और एक भयानक धमाका हुआ। कड़ाहे का ढक्कन खुल गया और वह छत से जोर से टकराया। उसने छत की एक ईंट को चकनाचूर कर दिया। उफ! आसमान में एक धधकती नीली आग का गोला उठा। ल्यूओ कुई के 1000 फीट लंबे दानव कनखजूरे वंश की प्रेत छवि दर्द से कराहते हुए उस नीले आग के गोले में समा गई। 1000 फीट लंबे दानव सेंटीपीड की वंश परंपरा शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन अपनी चरम सीमा पर होने और अचानक हमले का शिकार होने के कारण वह निकट दूरी से ही एक तीव्र आघात की चपेट में आ गया। इसके अलावा वह ग्रहण कड़ाहे के एक बंद स्थान में था, इसलिए प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 1000 फीट लंबे दानव कनखजूरे से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ ल्यूओ कुई कराहते हुए पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। ल्यूओ कुई के कानों से काले खून की 2 धाराएं बहने लगीं। यह 1000 फुट के दानव कनखजूरे की चोट का सबसे सटीक वर्णन था। एक बंद स्थान में उत्पन्न झटके ने 1000 फुट के दानव कनखजूरे के कानों को भेद दिया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसे इन चोटों से उबरने में कुछ महीने लगेंगे। डोंग! ग्रहण का कड़ाहा जमीन पर जोर से गिरा और उसमें से काली राख बाहर निकल आई। ल्यूओ कुई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। उसका चेहरा भावहीन था और वह जमीन पर लुढ़कते हुए ग्रहण के कड़ाहे को बेसुध निगाहों से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कड़ाही फट गई? किसी प्राचीन वस्तु को परिष्कृत करने के चक्कर में उसने कड़ाही को ही उड़ा दिया। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर महारानी लुओ, महारानी जुवान, दुनिया भर के कुलीन लोग और उनके भावी स्वामी प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट सभी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने अपना कड़ाहा उड़ा दिया। ल्यूओ कुई का दिल जोर से धड़क रहा था। यह उद्धरण चिन्ह! वहां मौजूद सभी युवा अभिजात वर्ग के लोग चौंक गए। उनमें से कुछ तो इस बात से भी अनजान थे कि उन्होंने शराब के गिलास गिरा दिए थे। ल्यूओ कुई अपनी कुशलता का आडंबर दिखाने के लिए कम से कम परिष्कृत श्रेणी की एक प्राचीन वस्तु को परिष्कृत करने ही वाला था, लेकिन अंतिम क्षण में उसने अपने कड़ाहे को विस्फोट कर दिया। परिणामस्वरूप उसके पास सबसे निम्न श्रेणी का अवशेष भी नहीं बचा। वह एक परिष्कृत श्रेणी के अवशेष से राख के ढेर में तब्दील हो गया। यह अचानक परिवर्तन बहुत बड़ा था। ल्यूओ कुई को हताश देखकर हर कोई समझ गया कि इस असफलता से उसके आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचेगा। भविष्य में ल्यूओ कुई को कलाकृतियों को परिष्कृत करते समय शायद मानसिक भय का सामना भी करना पड़े। वह कई चीजों से डरने लगेगा, जिससे वीरान स्वर्ग तकनीक में उसकी भविष्य की उपलब्धियों पर असर पड़ेगा। महारानी लुओ और महारानी जुवान समेत वहां मौजूद सभी कुलीन लोग ल्यूओ कुई के कड़ाहे के फटने से स्तब्ध रह गए। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, और वह था ये यून। जैसे ही सभी ने अपने विचारों को समेटा, उन्होंने देखा कि ये यून अभी भी अपने कच्चे डिस्क सरणी को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि वह धीरे धीरे एक फे हड्डी के अवशेष को परिष्कृत कर रहा था। उसकी हरकतें बेहद धीमी और आरामदेह थीं। जिस गति से वह मुद्राएं बना रहा था, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था मानो वह किसी जादुई अस्थि कलश को परिष्कृत कर रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल में मशरूम चुन रहा हो। एक तरफ एक व्यक्ति ने कड़ाही में विस्फोट कर दिया था, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत दिख रहा था। यह विरोधाभास बहुत ही चौंकाने वाला था। हालांकि उसकी गति धीमी थी, लेकिन ये यून ने अंतिम अवशेष संरचना शुरू करते ही अंतिम मोहर को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये यून की अवशेष निर्माण तकनीक भी कोई खास नहीं थी। ये निम्न स्तर की सबसे साधारण अवशेष निर्माण तकनीक थी। उसने इसे जल्दी से पूरा कर लिया था, लेकिन ये सरल और साधारण थी। डोंग! डिस्क सरणी से एक भूरे रंग का अवशेष लुढ़क कर ये यून के हाथ में आ गिरा। कुछ उच्च श्रेणी की कलाकृतियां परिष्करण के बाद क्रिस्टलीय हो जाती हैं, लेकिन ये यून द्वारा परिष्कृत कलाकृति देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, मानो उसमें अशुद्धियां हों। इसके अलावा उसकी गुणवत्ता केवल उसके बाहरी रूप तक ही सीमित थी। वह वास्तव में अंदर और बाहर से एक रूप थी। गुणवत्ता मूल्यांकन खराब। जब ये यून ने अवशेष को हाथ में लिया, तो उसने देखा कि उसकी सतह पर थोड़ी सी राख जमी हुई है। उसने लापरवाही से अपनी आस्तीन से उसे पोंछा और नौकरानी की थाली पर रख दिया और उसे इशारा किया कि वह इसे महारानी लुओ को सौंप दे। महामहिम, इस तुच्छ प्राणी का अवशेष तैयार हो गया है। आखिरकार इस तुच्छ प्राणी को केवल 4 से 5 महीने ही निर्जन स्वर्ग तकनीक का ज्ञान रहा है। ऐसे निम्न गुणवत्ता वाले तीसरे दर्जे के अवशेष का निर्माण करना काफी अच्छा है। अब यह तुच्छ प्राणी इसे महारानी को भेंट करना चाहता है। जब दासी ने महारानी लुओ को वह दूसरा अवशेष सौंपा, तो वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें उस अवशेष पर टिकी हुई थीं, वे अपनी दृष्टियां उससे हटा नहीं पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा था? कहीं ये यून जीत तो नहीं गई? कई लोगों को ये बात समझ में आने लगी। एक तरफ एक व्यक्ति ने अपना कड़ाहा उड़ा दिया था, जबकि दूसरी तरफ उसने एक घटिया दर्जे की कलाकृति को परिष्कृत किया था, लेकिन कम से कम उसने उसे पूरा तो कर लिया था। इस समय प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिल को कीचड़ से सने खुरों वाले लाखों प्राचीन फे जानवरों द्वारा रौंदा जा रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नंबर का मंदबुद्धि व्यक्ति हो। उसने एक बेहद हास्यास्पद और बेतुके नाटक में मंदबुद्धि लुओ कुई के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अप्रत्याशित रूप से अगले कुछ दिनों में वह शाही राजधानी में हंसी का पात्र बन जाएगा। जहां तक कि यून की बात है, ये व्यक्ति जो देखने में बौद्धिक रूप से कमजोर लग रहा था, अंततः विजेता बन गया। मुझे डेसोलेट हेवन तकनीक के बारे में केवल 4 या 5 महीने से ही जानकारी मिली है।
इतनी घटिया तीसरे दर्जे की वस्तु बनाना वाकई अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ये यून की बातों को याद करते हुए प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट का मन किया कि वह अपना सिर दीवार पर पटक दे। यह आदमी, जो देखने में बिल्कुल पागल लग रहा था, सच में जीत गया, या फिर ये बदमाश सुअर जैसी हरकतें कर रहा था। खैर, प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने कम से कम कुछ हजार वर्षों की साधना की थी। वह शुरू से अंत तक प्रतियोगिता पर ही केंद्रित था। उसे जरा भी शक नहीं था कि यून ने गुपचुप तरीके से कुछ किया है। भला उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है। पफ! अचानक एक मधुर हंसी सुनाई दी। लुओ हुआ एयर फूट फूट कर हंस पड़ी। उसका स्वभाव बच्चों जैसा था और वह शुरू से ही कभी गंभीर नहीं थी। उसने इस भोज के लिए जबरदस्ती एक शालीन रूप धारण किया था। जब उसे वास्तव में इतना रोचक मामला पता चलेगा तो वह इसे कैसे सहन कर पाएगी। कई लोगों को अपनी ओर देखते हुए देखकर, खासकर प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को देखकर, जो मानो अपनी मां को खो बैठा हो, लुओ हुआ ने जल्दी से सूखी खांसी की और रुमाल से अपना मुंह पोंछा। उसने फिर से गंभीर भाव बना लिया। हालांकि वह जितना ज्यादा इस तरह का व्यवहार करती थी, प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट उतना ही ज्यादा उदास महसूस करता था। लुओ हुआ का अपनी हंसी रोकना और गंभीर होने का नाटक करना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि लुओ हुआ उसका मजाक उड़ा रही है। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस समय निराश लुओ कोई अचानक उठ खड़ा हुआ। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था। उसके अनुसार मोहरों को मिलाते समय एक अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसी के कारण उसका कड़ाहा फट गया और ये उनको आसानी से जीत मिल गई। बस एक बार और मैं एक उच्च श्रेणी का अवशेष बना पाऊंगा। लुओ कुई के ऐसा कहने के बाद प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट का चेहरा और भी बिगड़ गया। लुओ हुआ एयर हंसते हुए बोली, लुओ कुई, तुमने खुद ही कहा था तुम तीसरे दर्जे की कलाकृति बनाने में नाकाम रहे, तो फिर प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की तुम्हारी क्या योग्यता है। इस बार तो तुमने छत में छेद कर दिया। अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो क्या तुम इस जगह को तहस नहस कर दोगे। लुओ हुआ अपने रुमाल से खेलते हुए बोली, लुओ लूसिड पैलेस अवशेषों के परिष्करण का स्थान नहीं था। यह अविनाशी नहीं था। जब कड़ाही फटी तो उसकी एक ईंट टूट गई। अध्याय 867 लुओमो। जब लुओ हुआ ने ये शब्द कहे तो वहां मौजूद सभी लोग सन्नाटे में डूब गए। नतीजा स्पष्ट था। ये यून कम से कम एक अवशेष तो बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन लुओ कुई के लिए अपनी तमाम दिखावटी अदाकारी के बावजूद अंत में राख का ढेर ही प्राप्त हुआ। महारानी जुबान को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उन्होंने आश्चर्य से यीयून की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं था कि यीयून को शुरू से ही पता था कि वह जीतेंगे। सब कुछ एक संयोग लग रहा था, लेकिन यीयून का शुरू से ही शांत और सहज व्यवहार देखकर उन्हें लगा कि सब कुछ उनके हाथ में है। क्या उन्होंने इस परिणाम का अनुमान शुरू से ही लगा लिया था। हुओ एर, क्या हुआ। महारानी जुबान ने लुओ हुओ एर को एक संदेश भेजा। हे माँ, असल में क्या हुआ यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन यीयून बहुत ही दिलचस्प इंसान है। उसे तकलीफ देना आसान नहीं है। वहां मौजूद लोगों में से लुओ हुआ ही वह व्यक्ति थी जो यीयून को सबसे अच्छी तरह समझती थी। हालांकि यीयून देखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन वह बेहद शातिर था। वह बुरी सोच से भरा हुआ था। अरे, आप यीयून के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। महारानी जुबान को आश्चर्य हुआ। वह अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती थी। लुओ हुआ दिखने में थोड़ी बचकानी लग सकती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत घमंडी थी। वह सबको तुच्छ समझती थी, लेकिन उसने यीयून के बारे में इतनी अच्छी राय रखी थी। यदि ऐसा था तो महारानी जुबान को लगा कि उन्हें उस युवक की एक बार फिर से समीक्षा करनी होगी। महारानी जुबान की यह बात सुनकर लुओ हुआ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भला उसकी हैसियत ऊंची क्यों न हो। ताया दिव्य नगरी में वह कई बार यीयून के हाथों यातनाएं झेल चुकी थी। जो उसे इतनी तकलीफ दे सकता है वह जाहिर तौर पर बहुत शक्तिशाली होगा, जब तक कि वह खुद को नीचा दिखाना न चाहे। बेशक निचले लोक में हुई दुर्घटनाएं, खासकर यीयून द्वारा उसके शरीर को देखे जाने की घटना, ऐसी बातें थी जिन्हें वह महारानी जुबान को बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी। ये सोचना भी असंभव था कि महारानी जुबान इसके बारे में क्या सोचेंगी। जैसे ही लुओ हुए कुछ योजना बना रही थी, महारानी जुबान के अगले कथन ने लुओ हुए का चेहरा उदास कर दिया। महारानी जुबान ने कहा था, हुए थोड़ी देर में माता को अपने निम्न लोक के अनुभवों के बारे में बताना। लुओ हुआ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग चौंक गई। वह उन बातों का जिक्र कैसे कर सकती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी माँ ही उसे सबसे अच्छी तरह समझती थी। अगर वह कोई झूठी कहानी करती तो उसका पर्दाफाश होना आसान था। उस समय जब लुओ हुओ एर को ताया दिव्य नगर में छोड़ा गया था, तब लुओ वंश के कुछ लोग उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि वे कभी प्रकट नहीं हुए थे और न ही कभी दिव्य नगर में कदम रखा था, फिर भी उन्हें कुछ बातों की जानकारी थी। महारानी जुबान जब उनसे पूछती और तथ्यों की तुलना लुओ हुओ एर की बातों से करती, तो उनके लिए यह पता लगाना आसान हो जाता कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। ये सोचकर लुओ हुआ एर के मन में कड़वाहट सी महसूस हुई। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या तुम नीचे नहीं जाओगे। क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया है। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की आवाज लुओ कुई के कानों में गूंज उठी। लुओ कुई को जोरदार चोट लगी थी और उसकी प्राचीन फे वंश को नुकसान पहुंचा था। वह लड़खड़ाते हुए उठा और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह हार चुका है। लुओ कुई को ऐसा लग रहा था मानो वह महल में कांटों पर बैठा हो। महल में बिताया हर पल उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका चेहरा जल रहा हो, मानो हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। हालांकि अगर वह चला जाता तो उसे बहुत गुस्सा आता। उसे लगता था कि यीयून को मुफ्त में जीत मिली है, और यीयून की डेसोलेट हेवन तकनीक के स्तर को देखते हुए उसका डेसोलेट हेवन तकनीक का सेवक भी यीयून से बेहतर था, खुद उससे कहीं ज्यादा।
इसलिए चाहे ये कितना भी शर्मनाक क्यों न हो, लुओ कुई ने अपनी सीट पर बैठने और ये उनके कुचले जाने का इंतजार करने पर जोर दिया। लुओ कुई ने अपनी नाक और कान से बहते खून को पोंछा और गुस्से से कहा, राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट, आपकी प्रजा शर्मिंदा है, लेकिन वह बदमाश बिल्कुल निकम्मा है। आपको स्थिति को संभालना होगा। तुम्हारी लगातार बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्या करना है। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने युआन क्यूई ध्वनि संचार के माध्यम से कहा। उसका मन तो लुओ कुई की बात अनसुनी करने का था, लेकिन लुओ कुई की बात सही थी। उसे स्थिति को संभालना ही था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो राजमहल में उसका मजाक उड़ जाता। अगर सम्राट लुओ को आज की घटना के बारे में पता चलता तो पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोचते। जब प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने यी यून को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि यह सब यी यून की साजिश थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें संदेह था कि यी यून में ऐसी क्षमता है। 10,000 कदम पीछे जाकर देखे तो भले ही यी यून का इस मामले में जरा सा भी हाथ रहा हो, उसकी वीरांस्वर तकनीक निश्चित रूप से बेहद सीमित थी। यी यून की उम्र तो सभी को स्पष्ट थी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को यह विश्वास ही नहीं था कि यी यून का स्तर लुओ कुई के स्तर का 10वां हिस्सा भी हो सकता है। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने गहरी सांस ली और महारानी लुओ की ओर देखा। इसके विपरीत महारानी लुओ शांत दिखाई दी। उन्होंने केवल अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह सब कुछ प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट पर छोड़ रही है। ये भोज राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट के लिए सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु तैयार किया गया था। अब भोज में एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई, जिसे राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट को ही संभालना पड़ा। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट थोड़ा लड़खड़ा गया क्योंकि उसकी नजरें बगल में घूमी और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स पर पड़ी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी, मानो वह एक शुद्ध हिमकमल हो। प्रतियोगिता के परिणाम ने भी उसे ज्यादा विचलित नहीं किया था। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट जानता था कि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की डेसोलेट हेवन तकनीक युवा पीढ़ी में अद्वितीय थी। अगर उसे प्रतिस्पर्धा करनी होती तो केवल लुओ हुआर ही उसकी प्रतिद्वंदी बनने के योग्य थी। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के लिए अकेले यी यून से निपटना असंभव था क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। लुओमो, प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की आवाज महल से बाहर भेजी गई। लगभग आधे मिनट में एक सुंदर युवक मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे और उसने काले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उसके वस्त्रों पर सुंदर और बारीक नक्काशी की गई थी। वह किसी योद्धा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि कला में रुचि रखने वाले किसी विद्वान जैसा दिख रहा था। युवा स्वामी लुओमो। उस सुंदर युवक के प्रकट होते ही किसी ने तुरंत लुओमो का नाम पुकारा। वह लुओमो था जिसे शाही राजधानी की युवा पीढ़ी में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब प्राप्त था। लुओमो राजसी राजधानी के 4 महान युवा स्वामियों में से एक नहीं थे। इसका मुख्य कारण उनका साधारण पृष्ठभूमि होना था। वे लुओ वंश की एक महत्वहीन शाखा से थे, लेकिन फिर भी राजसी राजधानी में प्रसिद्ध थे, भले ही उनका परिवार प्रतिष्ठित नहीं था। उन्हें प्रतिभाशाली का खिताब उनकी विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा के कारण दिया गया था। एक सामान्य योद्धा के लिए केवल युद्ध कौशल होना ही काफी होता है, लेकिन लुओमो के लिए न केवल उनका युद्ध कौशल असाधारण था, बल्कि वे संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में भी निपुण थे। इसके अलावा उन्होंने निर्जन स्वर तकनीक में भी उच्च कोटि की महारत हासिल की थी। योद्धाओं की दुनिया में संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला मनोरंजन के साधन थे और इन्हें जीवनयापन का मुख्य साधन नहीं माना जाता था। लेकिन लुओमो ने संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला के माध्यम से ही अपने युद्ध कौशल को निखारा था, जो एक अद्भुत उपलब्धि थी। अपनी प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लुओमो ने कई महिलाओं का दिल जीत लिया था। राजमहल में अच्छे परिवारों की कई महिलाएं उनसे शादी करने के लिए बेताब थीं। लुओमो भी भोज में मौजूद था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। कई युवा अभिजात वर्ग के लोग आश्चर्यचकित थे। लुओमो जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए अगर वह प्रकट होते और ध्यान का केंद्र बनते तो निश्चित रूप से वह सारी सुर्खियां बटोर लेते। वह जरूर किसी एक कमरे में होगा। उस कमरे में एक छोटी सी दावत चल रही है और वहां सेवा का स्तर बहुत ऊंचा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह कमरा जरूर महत्वपूर्ण लोगों से भरा होगा। शायद वे महारानी लुओ और प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के अधीन प्रतिभाशाली लोग हों। लोग युआन क्यूई की आवाज में बातचीत कर रहे थे। ये सुनकर सब समझ गए। तो मामला कुछ ऐसा था। महारानी लुओ दुर्भावनापूर्ण इरादों से एक भोज का आयोजन कर रही थी। उन्हें डर था कि अगर उनकी योजना का खुलासा हो गया तो वह बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो सकती है, जिससे महारानी जुबान भयभीत होकर अपना आपा खो सकती है। अगर ऐसा होता तो महारानी जुबान प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार करके युद्ध में जाने से डरने वाली महिला होने की बदनामी मोल ले सकती थी। ये स्पष्ट था कि उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता तो वह इसके लिए कैसे सहमत हो सकती थी। इसलिए महारानी लुओ ने जानबूझकर कुछ लोगों को एक ऐसे कमरे में छिपा दिया था जो सजावटी संरचनाओं द्वारा छुपा हुआ था। अगर महारानी जुबान मुकाबले के लिए राजी हो जाती तो महारानी लुओ अपने लोगों को एक एक करके बुला सकती थी। एक शानदार दल के साथ वह महारानी जुबान को बुरी तरह हरा सकती थी। हालांकि महारानी लुओ को यह उम्मीद नहीं थी कि महारानी जुबान अपने परिवार से किसी को नहीं लाएंगी, जिससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। उन्होंने आखिरकार बलवान लुओ कुई का इस्तेमाल करके महारानी जुबान को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मना लिया था, लेकिन उनका सामना यी यून जैसी विलक्षण प्रतिभा वाली महिला से हो गया। देखते ही देखते महारानी लुओ की सारी योजनाएं गड़बड़ा गईं, और अब प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट का धैर्य और नहीं टिक सका। लुओमो को चुनौती देकर वही यून को पीटने के लिए लुओमो को उकसाने की योजना बना रहा था। अध्याय 868 प्रतियोगिता के नियम। सभी लोग, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये है यंग मास्टर लुओमो। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट खड़े हुए और दूर से ही लुओमो को बधाई दी। ये साधारण सी हरकत इस बात का संकेत थी कि लुओमो उसके आदमियों में से एक था। लुओमो ने प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट को हल्का सा प्रणाम किया।
हाथ में गिलास लिए उसने शराब एक ही घूंट में पी ली। लुओमो के व्यवहार में एक अवर्णनीय सहजता और शालीनता थी। वहां मौजूद कई लड़कियों की आंखों में लुओमो को देखकर एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने अपने अपने राज्यों में रहते हुए लुओमो का नाम सुना था। हालांकि वे उनकी पूजा अर्चना तो नहीं करते थे, लेकिन राजसी राजधानी में हलचल मचाने वाले ऐसे आकर्षक व्यक्ति को देखकर उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल उठती थी। शराब पीने के बाद लुओमो की निगाह ही युन पर पड़ी। उसे युआनची की आवाज के जरिए स्थिति की जानकारी मिली थी और वह जानता था कि प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने उसे क्यों बुलाया था। दोस्त, मैं लुओमो हूँ। लुओमो ये युन को देखकर मुस्कुराया। ये युन, ये जानते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति उसका दुश्मन है, ये युन ने अपना शालीनता नहीं खोई। तो ये है यंग मास्टर ही। मैं खुलकर बात करना पसंद करता हूँ। मैंने सुना है कि आपने बहुत ही दिलचस्प तरीकों का इस्तेमाल करके वीरान स्वर्ग तकनीक में लुओ कुई को हराया था। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि यंग मास्टर ही ने ये कैसे किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? लुओमो को संदेह था कि युन ने लुओ कुई को ठगने के लिए किसी अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये युन लुओमो को क्या बताता? उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे दिलचस्प तो नहीं कहूंगा। मैंने 36 बुनियादी हस्तरेखा नामक तकनीक का प्रयोग किया। निम्न लोक में यह निर्जन स्वर्ग तकनीक की सबसे बुनियादी तकनीक है। इसके नाम में बुनियादी शब्द को हल्के में मत लेना। इसमें वास्तव में सैकड़ों बदलाव हैं। क्यों? क्या युवा स्वामी लुओ निम्न लोक की निर्जन स्वर्ग तकनीकों में रुचि रखते हैं? यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ। ये युन ने बहुत उदारता से कहा। यह सुनकर सबने अपनी आंखें घुमाई। भला कौन तुम्हारे निम्न स्तर के 36 बुनियादी हस्त मुद्राओं को सीखना चाहेगा? ये तो बच्चों को सिखाने वाली चीज थी। वे इसे मुफ्त में भी नहीं लेना चाहते थे। कुछ सौ बदलाव, कुछ सौ, क्या इससे कोई घटिया वस्तु भी परिष्कृत नहीं हो जाती? कई पारिवारिक कबीले लुओमो की सेवा को आकर्षित करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सर्वश्रेष्ठ वीरान स्वर्ग तकनीक विरासत को सामने लाएंगे, फिर भी लुओमो शायद उनके बारे में ज्यादा अच्छा न सोचे। युवा मास्टर ही, आपको मजाक करना बहुत पसंद है। हालांकि लुओमो सुसंस्कृत था, लेकिन ये उनके बेतुके शब्दों को सुनकर वह इतना अवाक रह गया कि उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। उसे शक था कि ये युन जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही है। इसलिए उसने अचानक उस तीसरे दर्जे की कलाकृति पर नजर डाली जिसे ये युन ने अभी अभी तैयार किया था। यह एक भूरे रंग का अवशेष था, जैसे किसी खाई से निकाली गई कांच की गेंद। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें इसमें कुछ खास नजर आ जाए, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी जांच पड़ताल की, ये घटिया दर्जे की ही एक आमसी वस्तु निकली। यहाँ तक कि अशुद्धियां भी साफ नहीं हुई थीं। लुओमो बेहद निराश था। ऐसे व्यक्ति के सामने मुकाबला करने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। यह एक वयस्क और बच्चे के बीच की लड़ाई जैसा था। इसमें कुछ खास बात नहीं थी, और अगर वह जीत भी जाता तो लोग उसे दादागिरी करने वाला ही कहते। युवा स्वामी लुओ, इस अवशेष के बारे में आपका क्या विचार है? किसी ने लुओमो के चेहरे के भाव को देखकर रुचि से पूछा। लुओमो ने आह भरी और कहा, अगर इसका इस्तेमाल मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है तो भी यह स्वीकार्य है। जब लुओमो ने ये कहा तो कई लोग हंसे बिना नहीं रह सके। लुओमो ने युन की ओर एक नजर डाली और उसे लगा कि युन शायद सचमुच नहीं जानता कि 10,000 परी एम्पायरियन हेवन की निर्जन स्वर्ग तकनीक का स्तर कितना भयावह था। हालांकि चूंकि युन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के आदेश पर हुई थी, इसलिए वे इसे अस्वीकार नहीं कर सके। अपनी उंगलियों को झटकते ही उसकी हथेली के बीचों बीच से एक सुनहरी वीरान स्वर्ग की कड़ाही निकल आई। यह एक छोटी सी सुनहरी कड़ाही थी जो मुर्गी के अंडे के आकार की थी और उसकी उंगली पर चंचलता से घूमने लगी। वीरान स्वर्ग की कड़ाही को बाहर निकाल लिए जाने के बाद ये स्पष्ट था कि वह अपना कौशल दिखाने वाला था। सभी लोग तुरंत उत्सुक हो गए। लुओमो ने संगीत और चित्रकला को मार्शल आर्ट की नींव बनाया था। उनकी डेसोलेट हेवन तकनीक में उपलब्धियां असाधारण थीं। उनकी उम्र के कुछ ही लोग उनका मुकाबला कर सकते थे और लु कुई की तुलना में लुओमो कहीं बेहतर थे। अगर सामने लुओमो जैसा कोई व्यक्ति होता तो भले ही राजकुमारी पर्पल स्पिरिट उसके सामने होती, फिर भी यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक नहीं होता। लेकिन अगर यही युन होती तो सब लोग ये युन को अजीबोगरीब भावों से देखने लगते। ये युन भी उन लोगों में से एक था जिन्हें व्यर्थ की बातों में उलझना पसंद नहीं था। लुओमो को अपना औजार निकालते देख ये युन ने भी बड़ी सहजता से अपना वीरान स्वर्ग डिस्क सरणी निकाल लिया। जब लुओमो ने ये युन की वीरान स्वर्ग डिस्क सरणी देखी तो वह एक पल के लिए झिझक गया। उसने ये युन की लुओ कुई पर विजय का केवल संक्षिप्त विवरण सुना था। उसे यह नहीं पता था कि ये युन इतने सर्वोच्च स्तर के उपकरण का उपयोग कर रहा था। क्या आप उसका उपयोग कर रहे हैं? लुओमो की डिस्क कैरी के बारे में ये धारणा थी कि अगर इसे उसे दे भी दिया जाए तो वह शायद इसे अपने नौकर को दे देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसका इस्तेमाल कचरा फेंकने के लिए फावड़े के रूप में किया जाए। हम किस चीज पर प्रतिस्पर्धा करेंगे? ये युन ने लुओमो की अजीब नजर को नजरअंदाज कर दिया। कुछ भी चलेगा, लुओमो ने बिना किसी खास दिलचस्पी के कहा। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, अगर आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि किसी पवित्र वस्तु को बनाते समय मेरा कड़ाहा फट जाएगा तो यह नामुमकिन है। ये युन हंस पड़ा। उसका इरादा लुओमो के कड़ाहे को उड़ाने का भी नहीं था। वह जानता था कि लुओमो की निर्जन स्वर्ग तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। उसकी सतर्कता को देखते हुए लुओमो के निर्जन स्वर्ग कड़ाहे के अंदर की ऊर्जा संरचना को हिलाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर वह बार बार ऐसा करता तो शक पैदा हो जाता। इसलिए ये युन ने शुरू से ही लुओमो के साथ निष्पक्ष और ईमानदारी से मुकाबला करने की योजना बनाई। उसने कहा, तो चलिए 10,000 परी साम्राज्य स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक पर मुकाबला करते हैं। ओह, जब ये युन ने ये कहा तो वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। 10,000 परियों वाले स्वर्ग के निर्जन स्वर्ग की तकनीक में प्रतिस्पर्धा। क्या ये युन को ये पता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की हो?
क्या ये यून सचमुच शेर को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार कर रही थी? ये यून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में 10,000 परी साम्राज्य के स्वर्ग की निर्जन स्वर्ग तकनीक के बारे में कुछ न कुछ जानता हूँ। जब मैं पहली बार अग्नि बादल अवस्था में आया था तब मुझे स्वर्ग अग्नि हॉल के एक शिष्य के पर्वत पर नियुक्त किया गया था। वहां मेरी मुलाकात ताओ एर नाम की एक दासी से हुई जो निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास कर रही थी, और वहीं मैंने लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय पढ़ा। आइए लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय में दर्ज 72 तकनीकों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करें और परिष्कृत गुणवत्ता के आधार पर इसका मूल्यांकन करें। ये यून ने कभी भी डेसोलेट हेवन तकनीक की उन्नत विधियों में से कोई भी नहीं सीखी थी, इसलिए यदि वह उन विधियों में लुओमो के साथ प्रतिस्पर्धा करता तो यह अवास्तविक था। लेकिन उस समय वह माउंट फैंगलिंग में केवल छोटे मोटे काम करने वाला एक शिष्य था। वह आधे महीने से ताओ एर को निर्जन स्वर्ग तकनीक का प्रशिक्षण देते हुए स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। ये यून ने ताओ एर द्वारा अभ्यास की गई निर्जन स्वर्ग तकनीक के बारे में सब कुछ देखा था, इसलिए ये यून 72 प्रारंभिक विधियों को समझता था। क्या उसने एक नौकरानी के साथ लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय के बारे में छानबीन की थी? ये सुनकर कि यून इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, कई युवा अभिजात वर्ग के लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि यून के पास कुछ अनजानी कलाएं हैं। ये यून ने जिस तकनीक का जिक्र किया वह थी लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय। 10,000 परियों के स्वर्ग के गहन निर्जन स्वर्ग तकनीकों की तुलना में 72 प्रारंभिक विधियां तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। ये यून ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक परिचयात्मक पुस्तक पढ़कर ही उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है। भूल जाओ, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था। ये यून के स्तर के हिसाब से वह वास्तव में केवल लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय प्राप्त करने के योग्य था। हालांकि लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय में वर्णित विधियां अत्यंत सरल थीं, लेकिन शोधन क्षमता बहुत सीमित थी। लेकिन अब ये यून ने कहा था कि वह लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय में वर्णित विधियों का उपयोग करके तृतीय श्रेणी की फेहड्डी का शोधन करना चाहता है। ये कैसे संभव हो सकता है? अध्याय 869 72 प्रारंभिक चालें। आमतौर पर युआन फाउंडेशन स्तर या उससे निचले स्तर के डेसोलेट हेवन के प्रशिक्षु ही लुओ कबीले की डेसोलेट हेवन तकनीक का परिचय का उपयोग करके प्रथम श्रेणी की फेहड्डी को परिष्कृत करने का प्रयास करते थे, और अधिकतर मामलों में वे इसे परिष्कृत करने में सफल भी नहीं हो पाते थे। उनसे थोड़े बेहतर डेसोलेट हेवन मास्टर्स तो ऐसी तकनीक का उपयोग भी नहीं करते थे। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट द्वारा दी गई फेहड्डी को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह संभवतः तीसरी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फेहड्डियों में से एक थी। इतनी उच्च श्रेणी की फेहड्डियों को परिष्कृत करने के लिए ऐसे प्रारंभिक तरीकों का उपयोग करना असंभव था। विफलता दर लगभग 100% थी। क्या ये यून लुओमो को असफल करने के लिए कठिनाई का स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था? जब लोगों के मन में ऐसे विचार आए तो उन्होंने देखा कि लुओमो के चेहरे पर रुचि का भाव आ गया। दिलचस्प, चलो इसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या वे सचमुच प्रतिस्पर्धा करने वाले थे? लुओमो की सहमति सुनकर लोग कुछ हद तक अचंभित रह गए। लुओमो में वाकई बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी तो उन्होंने केवल लुओ वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक का परिचय का उपयोग करके उच्च श्रेणी की तृतीय श्रेणी की परी हड्डी बनाने की चुनौती स्वीकार की। यदि उस अवशेष को परिष्कृत किया जा सके तो यह चौंकाने वाला होगा, भले ही उसे केवल खराब रेटिंग ही मिली हो। ये यून का तो बुरा हाल होना तय है। लगता है उसने जानबूझकर ऐसी मुश्किल चुनौती खड़ी की थी ताकि दोनों एक साथ असफल हो जाएं और नतीजा बराबरी का हो। दुर्भाग्य से लुओमो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसे तो इस तरह की बेतुकी प्रतियोगिता पर भी पूरा भरोसा है। अब जब ये यून ने पूरी तरह से फैसला कर लिया है तो उसके लिए अपने वादे से पीछे हटना नामुमकिन है। शीर्ष श्रेणी के तृतीय श्रेणी के अवशेष को परिष्कृत करने के लिए 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करना अकल्पनीय है। जैसे ही लोग आपस में चर्चा करने लगे, लुओमो ने पहले ही शुरुआत कर दी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इशारा किया, जिससे प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के हाथ में मौजूद तीसरे दर्जे की फेहड्डी उसकी हथेली में आ गिरी। इसके बाद उसके दाहिने हाथ की उंगली के ऊपर रखा छोटा सुनहरा बर्तन तेजी से घूमने लगा और उसका आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह लगभग 3 फुट का हो गया। ढक्कन खोलकर लुओमो ने उसमें फेंकी हड्डी फेंक दी। लुओमो ने ये यून की ओर देखा और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि यून उसे मात देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इसमें मजा आ रहा था। उसके लिए चुनौती तभी होती जब वह 72 शुरुआती चालों का इस्तेमाल करके तीसरे दर्जे की कोई जादुई वस्तु बना पाता। सिर्फ ये यून को हराना ही उसके लिए व्यर्थ था। क्या हम समय सीमा 30 मिनट निर्धारित कर दें? इसी क्षण ये यून अचानक बोल पड़ी। 30 मिनट तो बहुत कम थे। लुओमो ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इतने कम समय में यह एक कठिन प्रतियोगिता थी। ये यून सचमुच उसे सफल होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से लुओमो को वीरान स्वर्ग तकनीक का उपयोग करने की अपनी गति पर पूरा भरोसा था। 30 मिनट जरूर। लुओमो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसका निर्जन स्वर्ग का पात्र सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पात्र पर बने मंत्र चमकने लगे और लुओमो ने हाथ की मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया। दरअसल ये 72 प्रारंभिक चालों की मुद्राएं थीं। हालांकि लुओमो द्वारा बनाई गई मुद्राएं कुछ अलग थीं। क्या लुओमो के हाथों ने साधारण से दिखने वाले हस्त चिन्हों को जीवंत कर दिया था? ऐसा लग रहा था मानो वे जीवित हो उठे हों। आकाश में एक चंचल तितली की तरह नाचते हुए एक स्वर्गिक आधिपत्य की मुहर संघनित हो उठी। फायर विलो की एक सील छोटी सी आग की लपट की तरह जल रही थी, मानो वह आत्मा से भरी हुई हो। जहां तक सूर्य चंद्रमा मुहर की बात है, इसने सूर्य और चंद्रमा का एक प्रक्षेपण बनाया जो धीरे धीरे हवा में घूमता था। लुओमो ने हर हस्तरेखा को पूरी तरह से संघनित किया। यह दृश्य देखकर लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या 72 प्रारंभिक मुद्राओं को इस प्रकार संक्षेपित करना संभव था?
यदि उन्होंने आज लुओमो की हस्त मुद्राएं न देखी होती तो वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जब किसी की निर्जन स्वर्ग तकनीक पूर्णता के शिखर पर पहुंच जाती है तो सबसे बुनियादी हस्त मुद्राओं के साथ भी इस स्तर तक पहुंचना संभव है। इसी समय हॉल में चिन्हों वाली एक रेत घड़ी रखी गई। रेत तेजी से नीचे की ओर बहने लगी क्योंकि 30 मिनट कोई लंबा समय नहीं था। लुओमो ने पहले ही शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये यून ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी। ये यून, तुम शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने पूछा। उसके होठों के कोनों पर एक उपहास भरी मुस्कान फैल गई। उसने ये सवाल तब पूछा जब उसे जवाब पता था। ये यून के लिए 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करके शीर्ष श्रेणी की तृतीय श्रेणी के फे हड्डी की ऊर्जा निकालना कैसे संभव था? ये यून ने हल्के से जवाब दिया, जल्दी नहीं है, मैं पहले युवा स्वामी लुओ को जाने दूंगा, उनके जाने के बाद मैं शुरू करूंगा। ये यून ने लुओमो को पहले जाने देने का फैसला मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि ये यून को लुओ कबीले की 72 प्रारंभिक चालों की स्पष्ट समझ नहीं थी। आखिरकार जानकारी एक किताब में दर्ज थी और वह उससे अलग होगी जो वह देख सकता था। इससे पहले ये यून ने केवल ताओ एर को ही इनका प्रयोग करते देखा था, लेकिन उसने 12 दिव्य स्वर्गों के प्रतिभाशाली निर्जन स्वर्ग स्वामी को 72 प्रारंभिक चालों का प्रयोग करते कभी नहीं देखा था। ये यून इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि उसकी अपनी धारणाएं पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी थी। अब ये यून लुओमो द्वारा इस्तेमाल किए गए 72 प्रारंभिक दावों से अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने की योजना बना रहा था। उसे इस बात का और भी अधिक यकीन होता जा रहा था कि बैंगनी क्रिस्टल से प्राप्त लुओ वंश के 72 प्रारंभिक दावों का उपयोग करना एकदम सही होगा। ये तो अनगिनत वर्षों से निखारे गए 72 प्रारंभिक दावों से भी बेहतर होगा। हालांकि ये यून के जवाब ने लोगों को उससे घृणा करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे समय में भी वह अपने शब्दों में कठोरता बरतने पर अड़ा हुआ था। धीरे धीरे आधा से अधिक समय बीत चुका था। लुओमो की हरकतें अब भी पहले की तरह ही मनमोहक थीं, मानो वह कोई खूबसूरत नृत्य कर रहे हों। उनके द्वारा निर्मित ऊर्जा मुहरें एकदम सटीक प्रतीत हो रही थी और हर काम पूरी कुशलता से किया गया था। लेकिन ये यून की ऊर्जा दृष्टि में वह देख सकता था कि लुओमो के निर्जन स्वर्ग के कड़ाहे में मौजूद फे हड्डी से निकाली गई ऊर्जा दोषरहित नहीं थी। उसमें कम से कम 30% ऊर्जा शेष थी। आखिरकार ये तो केवल 72 प्रारंभिक चालें थीं जिनका उपयोग निम्न श्रेणी की प्रथम श्रेणी की फे हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग करके उच्च श्रेणी की तृतीय श्रेणी की फे हड्डी को परिष्कृत करना ऐसा काम था जिसे लुओमो भी अपनी इच्छा के अनुरूप कुशलता से नहीं कर सकता था। फे हड्डी की ऊर्जा निकालने के लिए इस तरह के हस्त चिन्हों का उपयोग करना बहुत मुश्किल था। हालांकि लुओमो अविचलित दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत अधिक मानसिक शक्ति खर्च कर रहा था। ये बात जाहिर नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत मानसिक शक्ति थी। सेकंड मिनट में बदल गए और 30 मिनट लगभग समाप्त होने वाले थे। इस समय लुओमो ने आखिरकार अपनी अंतिम हस्त मुद्रा पूरी कर ली। इतनी थका देने वाली प्रक्रिया के बावजूद लुओमो में अभी भी कुछ मानसिक ऊर्जा बची थी। उन्होंने 70 से अधिक हस्त मुद्राओं को बड़ी कुशलता से नियंत्रित करते हुए उन्हें एक साथ जोड़ दिया। अवशेषों का निर्माण। लुओमो ने भी अंतिम चरण को पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किया। वाह! सुनहरी किरण चमकी और निर्जन स्वर्ग का पात्र जोर से कांप उठा। पात्र का ढक्कन खुल गया और उसमें से एक क्रिस्टलीय तृतीय श्रेणी का अवशेष निकला जो सीधे लुओमो के हाथ पर जा गिरा। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने सचमुच इसे परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 72 प्रारंभिक चरणों का उपयोग करके परिष्कृत की गई तृतीय श्रेणी की कलाकृति अपनी चमक से बिल्कुल भी खराब नहीं लग रही थी। लोगों का मानना था कि अगर वह एक साधारण सी कलाकृति को भी परिष्कृत कर पाता तो यह अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि होती। लेकिन लुओमो के हाथों में वह बदसूरत को भी सुंदर बना सकता था। गुणवत्ता मूल्यांकन लगभग परिष्कृत। इसी क्षण महारानी लुओ ने अपना उत्तर दिया। लुओ वंश की महारानी होने के नाते वह भी निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुण थी। अर्ध परिष्कृत रेटिंग सामान्य से ऊपर थी, लेकिन वास्तविक परिष्कृत रेटिंग की तुलना में यह अभी भी काफी पीछे थी। हालांकि लुओमो के शोधन की परिस्थितियों को देखते हुए ये परिणाम पहले से ही अविश्वसनीय था। ये सचमुच मेरे प्यारे आकाश का सौभाग्य है कि उसे ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति सहायता कर रहा है। महारानी लुओ ने मन ही मन बुदबुदाया और वह लुओमो से बहुत प्रसन्न थी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने भी लुओमो को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। इसी क्षण प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने अचानक ये यून की ओर देखा और उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। ये यून, अब तुम्हारी बारी है। अध्याय 870 अंतिम रेटिंग। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट की एक साधारण सी टिप्पणी ने सबकी निगाहें ये यून पर टिका दी। वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग के लोगों, विशेष रूप से प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के खेमे में शामिल लोगों के चेहरों पर दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव था। उदाहरण के लिए रान जुएई को पहले ये यून की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और अब ये यून को मुसीबत में देखकर वह जाहिर तौर पर बहुत खुश थी। मौजूदा हालात में भले ही ये यून को राजकुमारी का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये यून, इस समय तुम वीरान स्वर्ग की अन्य तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लुओमो ने ये यून की ओर देखते हुए अचानक कहा। उन्हें लगा कि ये यून के लिए अपनी उम्र में 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करके तृतीय श्रेणी के अवशेष को परिष्कृत करना महज एक दिखावा था। अगर ये यून कोई और तरीका अपनाते तो कम से कम देखने लायक कुछ तो होता। तभी उनकी जीत अधिक मूल्यवान प्रतीत होती। लुओमो के ऐसा कहने पर सभी ने उनकी उदारता की प्रशंसा की। उन्हें ये यून द्वारा जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की बात से कोई आपत्ति नहीं थी। अगर ये यून मान भी जाती तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाती, लेकिन कम से कम उनके पास इस अजीब स्थिति से निकलने का रास्ता तो होता, बजाय इसके कि वे वहां मूर्खतापूर्ण ढंग से खड़े रहें। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून कहेंगे, मुझे केवल 72 प्रारंभिक चालें ही आती हैं। मुझे जो अन्य विधियां आती हैं वे निम्न स्तर की हैं। वे 72 प्रारंभिक चालों से भी बदतर हैं, इसलिए नियमों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। ये यून के ऐसा कहते ही सबकी प्रतिक्रियाएं देखने लायक हो गईं। वह सचमुच युगों का एक अजूबा था। लुओमो जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी वीरान स्वर्ग तकनीक का गहन अध्ययन करने के बाद 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करके तृतीय श्रेणी की कलाकृति को परिष्कृत करने का साहस करता। अगर ये यून को केवल 72 प्रारंभिक चालें ही पता थी तो इसका मतलब था कि वह केवल वीरान स्वर्ग के शिष्य के स्तर पर था, और एक शिष्य के रूप में भी उसमें लुओमो से मुकाबला करने का साहस था। यहाँ तक कि महारानी जुबान के खेमे ने भी ये यून को असहजता से देखा। वे इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? इसी क्षण ये यून ने बोलना शुरू किया। वास्तव में वह अभी भी उस वीरान स्वर्ग डिस्क सरणी का उपयोग कर रहा था जिसे कचरे में फेंक देना चाहिए था। ये यून ने तीसरे दर्जे की फे हड्डी को दिखावटी ढंग से रखा। रेत घड़ी को उल्टा कर दिया गया और रेत नीचे की ओर बहने लगी। प्रारंभिक 72 चालों का ये समूह ऊर्जा निष्कर्षण के लिए हस्त मुद्राओं, ऊर्जा प्रतीकों को संघनित करने और अंत में अवशेष निर्माण का संयोजन था। ये यून ने स्पष्ट रूप से ऊर्जा निष्कर्षण से शुरुआत की। यह उसके लिए सबसे सरल कदम था। बैंगनी क्रिस्टल के साथ उसे हाथ की मुद्राएं बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी। परिचयात्मक 72 चालों में से पहली 24 चालें ऊर्जा निष्कर्षण से संबंधित थीं। ये कदम बेहद नाजुक था। यहाँ तक कि लुओमो ने भी एक के बाद एक कई मुहरें बनाई, इस डर से कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। हालांकि ये यून को इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर बाहर की ओर फैलाया और एक ही बार में बड़ी संख्या में मुहरें बनाई। ये मुहरें आपस में चिपक गईं और सीधे तीसरे दर्जे की फे हड्डी में समा गईं। क्या जो लोग वीरान स्वर्ग की तकनीक से परिचित थे वे इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। यह ऐसा नहीं था जैसे वह हाथ के निशान भेज रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे वह कचरा फेंक रहा हो। पब फ्यूचर विज्ञापन लुओमो द्वारा बनाई गई सुंदर, परिपूर्ण और जीवंत मुहरों की तुलना में ये उनकी हस्त मुद्राओं को देखना लोगों के लिए असहनीय था। वो बदमाश क्या कर रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो धमाका हो जाएगा। अवशेष प्राप्त करने की पहली प्रक्रिया में ये यून ने अनाड़ी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया था, लेकिन कम से कम उसने उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार यह पता नहीं था कि अब कहने के लिए क्या बचा है। लोगों के कुछ और कहने से पहले ही ये यून ने जादुई मुहरों को संघनित करना और ऊर्जा संरचना को पूरा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इन्हें तेजी से बनाया क्योंकि बुनियादी रूनिक मुहरें एक के बाद एक बनती गईं और उन्हें फेंकी हड्डी पर उकेरा गया। ये रूनिक मुहरें देखने में साधारण लग रही थीं, लेकिन वास्तव में इनमें से कई को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा बेहतर बनाया गया था। अवशेषों को परिष्कृत करने का मूल सिद्धांत फेंकी हड्डी से ऊर्जा निकालना और फिर उस ऊर्जा को रनिक मुहरों में संघनित करना था। एक बार जब ये मुहरें आपस में संघनित हो जाती थीं, तो वे एक अवशेष बन जाती थीं। इन रूनिक मुहरों की संरचना वास्तव में वह संरचना थी जो ऊर्जा प्रवाह के लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रदान करती थी। और वास्तव में चूंकि मनुष्यों और फे जाति को ऊर्जा के नियमों की सीमित समझ थी, इसलिए उनके द्वारा डिजाइन किए गए ऊर्जा पथ अभी भी पूर्णता से बहुत दूर थे। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल प्राप्त होने के कारण ये यून ऊर्जा की उन पथ प्रक्षेपाज्ञा विधियों के संपर्क में आ चुका था जो उत्पत्ति से जुड़ी थी। वह न केवल आसानी से सटीक रूनिक मुहरें बना सकता था, बल्कि 72 प्रारंभिक चालों में भी अत्यंत सूक्ष्म सुधार कर सकता था। एक छोटा सा सुधार मामूली बात थी, लेकिन अगर इसे लगातार किया जाए तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। ये यून ने अपनी मुहरों में गलतियां की हैं। वहां उपस्थित युवा अभिजात वर्ग में से कुछ ऐसे थे जो निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुण थे। हालांकि ये यून ने इसमें मामूली बदलाव किए थे, फिर भी वे एक नजर में ही पहचान गए। ये यून द्वारा बनाई गई कुछ मुहरें थोड़ी विकृत प्रतीत होती हैं। ये 72 प्रारंभिक चालों की पारंपरिक विधि से कुछ भिन्न है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के होठों पर मुस्कान फैल गई। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने कभी भी डेसोलेट हेवन तकनीक नहीं सीखी थी, इसलिए उन्हें पहले से ही लग रहा था कि उनका यहां तक पहुंच पाना वाकई सराहनीय था। आखिरकार ये यून अभी भी हस्त मुद्राएं बना सकता था। हालांकि उसकी बनाई मुद्राओं में कई खामियां थीं, जिनके कारण अंततः विस्फोट हो सकता था, फिर भी यह वहां निष्क्रिय खड़े रहने से कहीं बेहतर था। समय तेजी से बीत गया और लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। ये यून की ऊर्जा मुहरें लगभग तैयार थी। मुहरें बनाने की उसकी गति लुओमो से दोगुनी तेज थी। बेशक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये यून ने सभी मुहरों को फे की हड्डी पर डाल दिया था, जिससे उसका काफी समय बच गया था। हालांकि केवल गति ही पर्याप्त नहीं थी। अवशेष के परिष्करण की पूर्णता केवल अंतिम परिणाम पर निर्भर थी। यदि ऊर्जा संरचना में कोई खामी होती तो ये जादुई मुहरें अंततः फट जाती। और इससे पहले कई निर्जन स्वर्ग के उस्तादों ने यह आकलन किया था कि ये यून की तकनीक में कई खामियां थीं। पलक झपकते ही ये यून ने अंतिम रूनिक मुहर बनाना पूरा कर लिया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब 70 से अधिक रूनिक मुहरों को एक साथ लाया गया तो ये यून द्वारा किए गए छोटे छोटे संशोधनों के परिणामस्वरूप एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। वे आपस में विलीन हो गईं और उनमें एक प्रकार का आकर्षण भी आ गया। यह ऊर्जा के उद्गम से संबंधित आभा थी। यह उस महान दाव का परिणाम था जो ब्रह्मांड की रचना के समय विद्यमान था। हालांकि ये यून की साधना का स्तर सीमित था। उसकी तकनीक की सीमाओं और फे हड्डी की गुणवत्ता के कारण महान दाव का ये गठन क्षण भर के लिए ही प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया। ये यून ने हल्की सी आह भरी। बैंगनी क्रिस्टल होने के बावजूद भी उसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल लग रहा था। वह स्तर उसके लिए बहुत ऊंचा था। ये यून के हाथ आपस में जुड़ गए। अवशेषों का निर्माण। बूम! एक बैंगनी किरण चमकी और सीधे छत की ओर चली गई। लोग अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इतनी तीव्र प्रकाश किरण क्यों थी? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह निश्चित रूप से कोई विस्फोट नहीं था। वाह! तीव्र बैंगनी प्रकाश के नीचे बैंगनी लपटों से जलता हुआ एक गोल मनका ये उनके हाथ पर आकर गिरा।
ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें कोई आत्मा समाये हो, क्योंकि वह तैरता हुआ ही उनकी हथेली के मध्य तक पहुंच गया। गोल मनका नीले बैंगनी रंग का था। मनके के बीचों बीच एक सुंदर आकृति बनी हुई थी जो एक छोटे से सांप की तरह लहरा रही थी। इस विचित्र दृश्य को देखकर लोग समय रहते प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। वह गोल मनका एक अवशेष है, वहां मौजूद एक निर्जन स्वर्ग के गुरु ने अचानक कहा। जन्म के समय वह क्रिस्टलीय अवशेष बैंगनी लौ से जल रहा था। क्या ये युन ने सचमुच एक पूर्ण कलाकृति को परिष्कृत कर लिया था? क्या यह सच था? क्या यह नहीं कहा गया था कि युन की हस्त मुद्राएं समस्याग्रस्त थीं? और इस अवशेष की रेटिंग क्या थी? उपस्थित कई लोग कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन महारानी लुओ, जो वीरान स्वर्ग तकनीक की विशेषज्ञ थी, अपनी सीट से उठते ही अपनी आंखें चौड़ी करके घूरने लगी। महारानी के रूप में महारानी लुओ शायद ही कभी इस तरह अपना आपा खोती थी। उसने आश्चर्य और संदेह भरी निगाहों से युन के हाथ में मौजूद फे अस्थि अवशेष को देखा। महारानी जुबान और वहां मौजूद सभी निर्जन स्वर्ग के स्वामी, जिनमें लुओ कुई और लुओमो भी शामिल थे, जो युन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वे भी स्तब्ध रह गए। लुओमो चौंक गया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, एक तीसरे दर्जे का जादुई अस्थि अवशेष जिस पर जादुई पैटर्न बना हो। उत्कृष्ट श्रेणी का रूनिक पैटर्न, असाधारण। वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग के लोग अवशेषों के वर्गीकरण को जानते थे, भले ही वे निर्जन स्वर्ग के स्वामी न हो। किसी उत्कृष्ट श्रेणी के अवशेष पर सुगठित रूनिक पैटर्न का होना उस अवशेष की पहचान थी। तीसरे दर्जे के अवशेष को केवल 4 श्रेणियों में ही रखा जा सकता था: निम्न, साधारण, परिष्कृत और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट श्रेणी सर्वोच्च थी और उच्चतर श्रेणियां, जैसे कि अलौकिक और आध्यात्मिक उद्भव, केवल उच्चतर श्रेणी के अवशेषों के लिए ही आरक्षित थी। किसी प्रतिभाशाली डेसोलेट हेवन मास्टर के लिए उत्कृष्ट तृतीय श्रेणी के अवशेष को परिष्कृत करना कठिन नहीं था, लेकिन 72 प्रारंभिक चालों का उपयोग करके उत्कृष्ट श्रेणी के अवशेष को परिष्कृत करना, क्या यह संभव भी था?